आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पंजाब, 5 नदियां आंचल में बहती हैं, इसीलिए पंजाब। करीब 3 करोड़ पंजाबियों का घर, लेकिन 600 शताब्दियों में फैली सिख हिस्ट्री का भी ठिकाना। पिछले एपिसोड में हमने 10 सिख गुरुओं की परंपरा पर लंबी चौड़ी बात की थी और आज हम हाजिर हैं उसके बाद की हिस्ट्री बताने के लिए। इसमें आपको ढेरों कैरेक्टर मिलेंगे और ढेरों घटनाएं भी। आज हमारे मेहमान हैं अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह। प्रोफेसर साहब ने पंजाब के इतिहास पर खूब काम किया है, कई किताबें लिखी हैं और पिछले पॉडकास्ट की हमारी मेहमान प्रोफेसर इंदु बंगा के शिष्य भी हैं ये। तो आज प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह से पूछेंगे, बंदा बहादुर ने पंजाब में कैसे पहला सिख शासन स्टैब्लिश कर लिया? महाराजा रणजीत सिंह के राज का पतन कैसे हो गया? पंजाब में अलग अलग तरह के धार्मिक आंदोलनों का इतिहास क्या है? कांग्रेस में तो सिख नेता एक्टिव थे, फिर पंजाब का पार्टीशन बचा क्यों नहीं सके? और खालिस्तान की मांग आजादी से पहले क्यों होने लगी थी? मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make a monopoly game with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। सर नमस्कार। नमस्कार। और सर, हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में सिखों के 10 गुरुओं पर बात की है, उनकी परंपराओं पर, शिक्षाओं पर, उनके चैलेंजेस पर, कैसे गद्दी आगे बढ़ती रही, कैसे सिख धर्म बढ़ता रहा, इस पर बात की है। पर सर, अब इस एपिसोड में मेरा जोर ये समझने पर है कि कैसे सिख पंजाब में एक बड़ी पॉलिटिकल पावर बनते गए। और क्योंकि ये तो एक धर्म था, इसमें जो लोग थे वो धार्मिक लोग थे और अपना जीवन बड़ी शुचिता से चला रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कैसे लोग जुड़ते गए और एक पॉलिटिकल पावर बन गई। तो मैं चाहूंगा सर कि हम जो 10वें गुरु हैं उनके बाद से बात शुरू करें। उनके जाने के बाद सर क्या हुआ? बंदा बहादुर का मैंने नाम सुना है इतिहास में, उसका प्रादुर्भाव हुआ, तो वहां से मैं समझना चाहूंगा सर। ऐसी बात है कि बाय द टाइम गुरु गोबिंद सिंह लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड, ही डिप्यूटेड 5 सिख से जो दक्कन में थे उनको पंजाब भेजा, and they started organizing the Sikhs and carry on the message, particularly against the repression of the then authorities, let's say Mughal authorities. उन्होंने ये बात शुरू की थी। उस मैसेज को कैरी ऑन करने के लिए उसके बाद बंदा बहादुर आता है। बंदा बहादुर एक्चुअली उसका नाम सिख हिस्ट्री में आम करके लिखा जाता है बंदा सिंह बहादुर। So he was baptized by Guru Gobind Singh. Therefore, अच्छा तो यही है कि उसका पूरा नाम बंदा सिंह बहादुर ही लेना चाहिए हमें। हालांकि वो पॉपुलर हिस्ट्री में कुछ भी अब नाम दे सकते हैं, बंदा सिंह बरागी भी बोलते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि बंदा सिंह बहादुर इज द राइट नेम, बिकॉज ही वाज इनिशिएटेड। उन्हें बंदा बैरागी भी बोलते हैं। बट आई थिंक दैट इज द मिसनोमर इन द सेंस दैट कि बंदा बहादुर वाज टोटली baptized, he was initiated into the Khalsa Panth. Therefore, exact name उसका बंदा सिंह बहादुर होना चाहिए। I think this is a right way to call to address it. ठीक है सर। एक तो ये बात। इससे पहले कि मैं बंदा सिंह बहादुर के बारे में कुछ बात बोलूं, I would like to tell our audience, our the viewers about the demography of the Punjab. मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी perception भी, मेरी understanding ये है कि अगर हम पंजाब की डेमोग्राफी को नहीं समझ पाते तो फिर जो सिखों की जो रिसर्जेंस है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो पंजाब की जो डेमोग्राफी है, जो लेट्स से कि अनडिवाइडेड पंजाब है, 47 से पहले का पंजाब है, सबसे पहले सेंसस 1881 में हुई थी। उस सेंसस में सिखों की पॉपुलेशन तकरीबन 10% गिनी जाती है। अगर इस पॉपुलेशन को हम रिफ्लेक्ट बैक कर दे, रणजीत सिंह के पीरियड उससे पहले बंदा बहादुर कर दे, तो सिखों की पॉपुलेशन किसी तरह भी 6 और 7% से ज्यादा नहीं थी पंजाब में। हाँ, पंजाब में। और लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन थी वो मुसलमानों की पॉपुलेशन थी। आई थिंक मोर देन 52% पंजाब में थे। और
लेट्स से हिंदू थे काउंटर पार्ट ऑफ द सिक्स, उनकी पॉपुलेशन तकरीबन वो वेरी करती है 30%, 25% के स्पिरिट की बात करते हैं, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पॉइंट ये है कि 7% पॉपुलेशन जो 8% पॉपुलेशन इन 18th सेंचुरी 18वीं सदी में जो है, इतनी छोटी पॉपुलेशन को जो लीडर है वो कैसे इतनी बड़ी स्टेट थी, मुगल स्टेट थी, जो लाहौर का सूबा था, सरहंद का सूबा था, इतने पावरफुल थे, उसको कैसे डिमोलिश करती, ये सबसे बड़ी बात है। इसका आंसर हिस्टोरियन ये देते हैं कि बाय द टाइम बंदा बहादुर केम टू द सी, जो सूबा लाहौर और सरहंद जो इनकी गवर्नमेंट है वो रिप्रेसिव हो चुकी। सबसे ज्यादा रिप्रेशन जो था वो जो पेजेंट्री थी, ये पेजेंट्री मुसलमान की भी मेजॉरिटी उनकी थी, हिंदू मेजॉरिटी हिंदू जो है पीसेंट्स वो भी थे, फार्मर्स से, सिख भी बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं कि वो भी लार्जेस्ट नंबर उनका जो है एग्रीकल्चरिस्ट का है, उसमें थोड़ा सा नंबर आर्टिजन क्लासेस में होता है, सिखों का भी था जी। तो मेरी परसेप्शन ये बनती है कि इट इज द रिप्रेशन जो मुगल लाहौर के और सूबा सरहंद के जो सूबेदार थे, जो बेलगाम हो चुके थे, उन्होंने जो रिप्रेशन किया पेसेंट्री पर, तो पेसेंट्री सारे पंजाब की लार्जली मुस्लिम और फॉलोड बाय द लेट्स से हिंदूज एंड सिख्स, दे हैड नो अल्टरनेटिव बट टू फाइट बैक। उनके पास और कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं, वो क्या करते। तो बंदा बहादुर में उनको अपना नेता दिखाई दिया, और इसके बाद बंदा बहादुर की लोकप्रियता का बड़ा कारण ये भी था कि लोकल सपोर्ट बहुत था। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन, आम करके हिस्टोरियन इस बात को ना भूल जाते हैं। तो मेरा आर्गुमेंट यही होता है कि बंदा सिंह बहादुर वाज नॉट ओनली द लीडर ऑफ द सिख्स, ही वाज एक्सेप्टेड बाय द हिंदूज, ही वाज एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम्स। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम कई दफा वो सेक्टेरियन हिस्ट्री बना देते हैं, तो सिखों और हिंदुओं को मुसलमानों से अलग कर देते, ये ठीक नहीं है। ये लेटेस्ट फिनोमेना मुझे लग रहा है कि ये ब्रिटिश के आने के बाद ही ऐसा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब शुरू होती है ना, तो ऐसी परसेप्शन बनती है। तो मुझे लग रहा है कि बंदा सिंह बहादुर's लीडरशिप वाज नॉट ओनली एक्सेप्टेड बाय द सिख्स, इट वाज एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम्स, बाय द हिंदूज इन ऑल। सभी लोगों ने, यानी सभी वर्ग जो पंजाब के जितने भी लोग, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बंदा सिंह बहादुर की फौज का भी जो एनालिसिस करें उनकी सोशल कंपोजिशन के, तो हम देखते हैं उसकी फौज में वो तो लीडिंग रोल तो सिख थे, बैप्टाइज सिख थे, जथेदार थे, बट उसमें हिंदू भी थे और उसमें मुसलमान भी थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर। आम करके जो हमारे हिस्टोरियन है, जो सेक्टेरियन हिस्टोरियन है, वो इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। सो मेरा पॉइंट ये बनता है कि बंदा सिंह बहादुर वाज द लीडर ऑफ द पंजाबीज एज ए होल, वो सभी का लीडर। So this is the primary reason that he could demolish the powerful rule of the Lahore Subedar, Sarhand Subedar। एक तो ये बात मैं पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि सिंस जो बंदा सिंह बहादुर है, उसकी फौज जो ऑर्गेनाइज नहीं थी, वो उनके पास ट्रेन सोल्जियर नहीं थे, सिख फौज की कोई स्ट्रक्चर नहीं था, एक पॉपुलर अपील थी उसके पास। तो जो बंदा सिंह बहादुर was arrested and executed। उसका मेन डिफीट रीजन यही है कि स्टिल जो मुगल फौज है लाहौर की है, जो सरहिंद की है, वो पावरफुल, तो दैट कुड डिफीट इट, एंड बंदा बहादुर was executed। हम सभी लोग जानते हैं जी। तो ये पीरियड जो है, अगर इसमें कोई शक नहीं कि बंदा सिंह बहादुर ने जो सिख कॉइन्स है वो इशू किए, यानी वी कैन से कि he laid the foundation of the Sikh Raj। Okay, he was the first person। अच्छा, I think, yeah। मतलब महाराजा रणजीत सिंह से भी पहले ये बंदा बहादुर को श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने खालसा साम्राज्य या सिख साम्राज्य की स्थापना की। आई वुड से कि सिख राज की स्थापना वो करने वाला पहला। अच्छा। उसके बाद जो आई थिंक लेट्स से 1815 या 16 से लेकर कोई 30-35 तक, ये जो पीरियड है सिखों के लिए बहुत खतरनाक पीरियड। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि सिख्स वर पुट टू द एसिड टेस्ट। अच्छा। ऐसा है कि
जो मुगल अथॉरिटीज है उसमें उन्होंने लोकल मिलिशिया तैयार किया और पब्लिकली ऐलान किया कि यहाँ पर भी सिख मिले जिंदा या मुर्दा उसका सर जड़ा है वो लाहौर में लेकर आए, उसको इनाम मिलेगा। इसीलिए वो लाहौर में एक जगह उसको शहीदगंज भी बोलते हैं। सो सिक्स वर बुचर्ड लाइक एनीथिंग, बट कोई तकरीबन हम बोलते हैं कुछ 1730 के आसपास सिख फिर वो ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको जथेदार बोलते थे। और जथेदार के बाद वो मिसल सिस्टम शुरू होता है, मिसलदारी सिस्टम शुरू हो जाता है। सो बाई लेट्स से 1765 यानी 65 सिख मिसलदार्स वो दे वर एबल टू conquer and consolidate their power in पंजाब। 12 मिसलियाम करके। इसमें मैं सर एक दो चीजें समझने के लिए जोड़ रहा हूँ कि बंदा सिंह बहादुर की हत्या हुई और उसके बाद करीबन 5, 7, 8 साल तक सिखों की तरफ से कोई बड़ा नेता अच्छा नहीं उभर कर आया है ना। या उसके बाद जो हमारे वो जथेदार आते हैं ना, वो दे केम इनटू द पिक्चर। या नवाब कपूर सिंह। उसमें क्या होता था सर, क्या छोटे छोटे जत्थे होते थे, उनके जो नेतृत्व करता थे उनको जत्थेदार कहते थे, उसको जत्थेदार बोलते थे। अच्छा। और फिर और सरबत खालसा तो ये अमृतसर अकाल तख्त के सामने ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें जो अकाल तख्त का जत्थेदार था उसकी कमांड के उसके देश के अनुसार जो सभी जथेदार थे वहां के, मिसलदार उसको हम बोलते हैं, दे यूज्ड टू कलेक्ट ओवर, यानी जो अकाल तख्त है उसके सामने वो इकट्ठे होते थे, वहां पर वो कलेक्टिव डिसीजन लेते थे। जो भी डिसीजन होता था इट वाज ओबेड, उसको तकरीबन सारे जो मिसलदार थे उनको फॉलो करते थे, उसको ओबे करते थे। या तकरीबन 1765 के करीब सिख जो है फिर वो अपना सिक्का जारी कर, दिस द सेकंड टाइम वो एक सॉवरेन स्टेट की तरफ मार्च कर रहे थे। और रणजीत सिंह के टाइम 1799 यहाँ पर रणजीत सिंह का राज शुरू होता है। तो रणजीत सिंह, अच्छा, इसके बीच में सर ईरानियों का हमला भी हुआ है, अफगानियों का हमला भी हुआ है, वो उनके हमले हुए हैं। और जो सिख जथेदार थे, मिसलदार थे, दे फॉट पिच्ड बैटल विद देम एंड दीज अफगानी इन्वेडर्स जो हमलावर थे, दे हैड टू रन अवे फ्रॉम द पंजाब, यानी they couldn't at one time they could consolidate position, पंजाब became a part of the अफगानिस्तान, उसकी लीडरशिप। पर उसके बाद जो अफगान हमलावर थे they could not stay in the पंजाब, they had to leave the पंजाब। जी, ये ठीक है स्टोरी। तो अच्छा 1700 by the end of let's say 18th century, 1799 यहाँ पर रणजीत सिंह का राज शुरू होता है। महाराजा रणजीत सिंह ने तकरीबन लेट्स से के कोई 3 डेकेड्स में जो छोटे छोटे मिसलदार थे उस कन्फेडरेसी को खत्म करके, जो मिसलदारों की कन्फेडरेसी, एक संघ बोलते हैं हम उसको खत्म करके संघ एक यू कैन से एक सिख मॉनर्की या खालसा राज उसने स्थापित किया। इसमें भी हम हमेशा याद रखना है रणजीत सिंह का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पार्टली किसी हद तक जो मिलिट्री है ऑर्गेनाइज जो फौज है, जे उनकी हम कॉम्पोजिशन देखें, सोशल बैकग्राउंड देखें, तो सभी वर्गों के लोग उसमें शामिल थे। इनफैक्ट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है इट वाज लार्जली डोमिनेटेड बाय द हिंदू खत्रीज से। They gave a very fine leadership and they could successfully organize the land revenue system of that time. तो रणजीत सिंह की फौज जो थी इसमें काफी काम हो चुका है। हमारे एक हिस्टोरियन हुए हैं फौजा सिंह, उसने रणजीत सिंह की जो फौज है उस पर काम किया है। तो अगर उसकी कॉम्पोजिशन में देखें, कमांड जो है वो तो सिखों के पास ही,
पर बाय द टाइम उसमें जो राजपूत डोगरास है वो भी शामिल हो जाते हैं, जम्मू के लोग जो डोगरास है वो भी हाँ। शामिल हो जाते हैं उसमें। सो डोगरा ब्रदर्स आम करके पॉपुलर ये है कि they were able to take the command of the civil and military administration, particularly after the death of रणजीत सिंह। 1836 में अच्छा, मतलब रणजीत सिंह की जी, रणजीत सिंह की सेना में सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे और हिंदू डोगरा भी थे, जो बाद में जम्मू और कश्मीर के शासक भी बने। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी है। सो आई थिंक अगर आप सिख हिस्ट्री, जो सिख हिस्टोरियंस है उनका आर्गुमेंट ये है कि रणजीत सिंह ने जो सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमांड है वो लार्जली डोगरा ब्रदर्स के पास उनको दे दी। और उनका ये भी आर्गुमेंट है कि शायद रणजीत सिंह का ये बहुत महाराजा रणजीत सिंह का वो इट वाज नॉट ए वाइज डिसीजन। सिख हिस्टोरियन का आर्गुमेंट है कि सिविल एंड पर्टिकुलरली जो फौज की कमांड है वो सिखों के पास ही रहनी चाहिए थी। Okay, yeah, this is one of the criticism being labeled against Maharaja Ranjit Singh's statesmanship. But ये फैक्ट है कि रणजीत सिंह के राज में चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें सभी धर्मों के लोगों की पार्टिसिपेशन। इनफैक्ट आई वुड से कि जो रणजीत सिंह बहुत प्रोमिनेंट जनरल हुए हैं, they happen to be the खत्रीस। सो मैं आर्गुमेंट ये कर रहा हूँ कि रणजीत सिंह ऑफ कोर्स इट वाज ए सिख राज और एक खालसा राज है, और खालसा राज के इंसिग्नियाज भी है, हम देखते हैं जो सिक्के हैं उस पर भी वो सिक्के हैं जी, इंस्क्राइब किया है देख देख फतेह। नानक शाही सिक्के कहा गया था, नानक शाही उसको सिक्के बोलते हैं। मगर इन प्रैक्टिस रणजीत सिंह सिविल एंड मिलिट्री राज जो है उसमें सभी की पार्टिसिपेशन है और सभी क्षेत्र में पार्टिसिपेशन। जी, और मैं ये कह रहा था सर कि रणजीत सिंह की सेना में मैंने ये भी देखा कि एक तरफ रणजीत सिंह एक पुरानी परंपरा के ध्वजवाहक थे, जो सिख गुरुओं की परंपरा थी, और दूसरी तरफ उनकी सेना में नेपोलियन बोनापार्ट की सेना में रहने वाले लोग भी थे, सेनापति भी थे, और वो सेना का आधुनिकीकरण भी कर रहे थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि रणजीत सिंह एक ऐसे राजा थे जो परंपराओं और आधुनिकीकरण के बीच में खड़े थे। बिल्कुल ठीक है आपने फरमाया। मुझे लग रहा है कि अगर महाराजा रणजीत सिंह ने जिस तरह वो मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन किया and he recruited the European generals and they were paid very handsomely. बहुत अच्छा, उसमें फ्रेंच भी थे, उसमें यूरोपियन भी थे। उन लोगों ने ये बहुत they helped organizing जो खालसा फौज है on the excellent ground. Okay, so उनका रोल बहुत है इसमें, काफी इन डेप्थ स्टडी हो चुकी है, एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह इनफैक्ट वर्चुअली क्या होता है कि 1805 में महाराजा रणजीत सिंह का जो एनकाउंटर है ना, वो अमृतसर में वो जो ब्रिटिश है उनके साथ होता है, तो आउटसाइड दरबार साहब। तो उसने देखा कि स्मॉल कंटिजेंट ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स could overpower, I would say, could overpower the Sikh soldiers or soldiers of महाराजा रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह को ये लगा कि जो ट्रेडिशनल आर्मी है उससे काम नहीं चलेगा, उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। ओके, तो रणजीत सिंह सक्सेसफुली बाय द टाइम आई थिंक 1815-16 रणजीत सिंह वाज एबल टू जो फौज है उसको ऑर्गेनाइज करने ऑन द मॉडर्न लाइंस, ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। सो मेरा ये आर्गुमेंट है कि महाराजा रणजीत सिंह, ठीक, ऑफ कोर्स ही वाज ए सिख रूलर, इट वाज ए खालसा राज, बट खालसा राज वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल द पंजाबीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे सिख थे, सभी ने रणजीत सिंह को एक्सेप्ट किया। आई थिंक
बट अनफॉर्चुनेटली रणजीत सिंह की डेथ 1839 के बाद रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। तो जो रणजीत सिंह से सक्सेसर जो है वो दे हिस्टोरियन ऐसा उनकी जजमेंट है कि दे वर इनकॉम्पिटेंट। अरे सर, वो तो जब मैं पढ़ता हूँ कि उनका जब मतलब रणजीत सिंह की मौत हो जाती है, उसके बाद तो ऐसा लगता है जैसे सिख हिस्ट्री कम है, वो उपन्यास ज्यादा है, उसमें साजिशें हैं, उसमें एक दूसरे के साथ गठबंधन है, धोखे हैं, मतलब विश्वास नहीं होता है कि हाँ, मतलब हमने पहले मुगलों के दरबार में या सल्तनत काल में सब सुना था, लेकिन जब हम सिख हिस्ट्री पर भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब तो हो मतलब यहाँ भी हुआ है, जहां जहां शासन है, सत्ता है, पैसा है, वो हर जगह है, वो हर जगह होता, हर जगह हुआ और ऐसा ही हुआ है। जो यू आर इनफैक्ट आप ठीक बोलते हैं, आपने ठीक फरमाया को जो लाहौर दरबार है रणजीत सिंह की मौत के बाद इट बिकेम ए हॉटबेड ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, काउंटर कॉन्स्पिरेसीज, ओके। एंड यू मे बी सरप्राइज्ड के जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हम उसको बोलते हैं, बाय द टाइम ये फैक्टर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आम करके हिस्टोरियन इसको इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट मेरे एक दो स्टूडेंट उसने एमफिल और पीएचडी का भी काम किया था इस फेस पे। बाय द टाइम 1840 ऑनवर्ड जो पंजाब की नॉन सिख लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, लार्जली जो मुस्लिम छोटे छोटे वो हुक्मरान बोलते हैं, जागीरदार थे, जमींदार थे, ये लोग जो है, जो इनकी जो लॉयल्टी है वो शिफ्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसमें लोगों ने थोड़ा काम कम किया है, काम करने की जरूरत है। तो जो मुस्लिम रूलिंग क्लास है, लेट्स से, वो अपनी लॉयल्टी खालसा राज को हटके फिर वो ब्रिटिश राज पर वो they were more aligned to the British। इसका कारण क्या सर ये भी रहा होगा कि जो मुस्लिम जमींदार थे छोटे मोटे, एक वक्त पर काफी ताकतवर रहे होंगे, उनके मन में ये भी रहा होगा कभी कि भाई ये तो सिख बाद में शासक बने, पहले तो हम ही थे, हमारा ही राज था, क्योंकि ये वो दौर है ना जिसमें मुगलों का भी पतन हो रहा है, और एक वक्त तो था ही जब मुगल दरबार, दिल्ली दरबार सीधा पंजाब पे शासन करता था, और उस वक्त ये भी बात है ही कि सिख तो बहुत छोटी ताकत थे, मुसलमान बड़ी ताकत थे। जी जी, वो तो एक जो आई थिंक डिफीटेड जो रूलर्स होते हैं वो they were in search of time, वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, वो उनको मिले और रिवाइव करे। अच्छा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिसर्जेंस जो है वो रावी और जो सिंध दरिया, जो ये दुआब है ना, इट वाज लार्जली डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम एरिस्टोक्रेट्स, जो जमींदार है, जागीरदार है, से हुक्मरान भी छोटे छोटे राजे थे, वो रिवाइव कर जाते। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का और उसके बाद सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1849, इस पीरियड में आई थिंक जो एलिनेशन है नॉन सिख पॉपुलेशन की, नॉन सिख जो रूलिंग क्लास है, वो शिफ्ट हो जाती, सो मच सो के इसमें देयर वर सम, आई वुड से, Sikh ruling families, they also started aligning with the British। अच्छा, वो भी ब्रिटिशों की तरफ चले गए। हाँ, एक तो बात हम रखें, जो सिख नेटिव स्टेट्स है ना, जो नाभा की स्टेट है, पटियाला की स्टेट है, फरीदकोट की स्टेट है, जो नेटिव सिख स्टेट्स बोलते हैं, ये महाराजा रणजीत सिंह की राज और जो रियासतें, सिख रियासतें, वो बाउंड्री लाइन रिवर सतलुज, जो नेटिव सिख स्टेट्स है, रणजीत सिंह के समय में दे हैड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सॉवरेनिटी, जितने हम सिख रियासत। तो इसीलिए ब्रिटिश को बहुत उसको आसान हो गया उनका काम टू ऑक्युपाई द लाहौर दरबार विद द हेल्प ऑफ द, आई वुड से, नेटिव सिख स्टेट्स एंड ऑल विद देयर आर्मीज। ये पॉइंट हमें याद रखना चाहिए कि नंबर 1 मेरा पॉइंट ये है, एक तो रणजीत सिंह की मौत के बाद जो नॉन सिख लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, जागीरदार है, जमींदार है, उनकी लॉयल्टी वो शिफ्ट हो जाती है ब्रिटिश। और दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, जो नेटिव सिख स्टेट्स है, जिसमें लीडिंग स्टेट जो पटियाला की, आई वुड से रियासत पटियाला है, दे हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सॉवरेनिटी। वो अपनी प्रिंसिपैलिटी में ऑटोनोमस, मगर वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनोमस नहीं थे, उनके सिक्के भी चलते, सारा कुछ था, मगर जो सॉवरेनिटी है, ओवरऑल सॉवरेनिटी, दे हैड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश। सो ये पॉइंट हमें वी मस्ट रिमेंबर, दिस इज द पॉइंट। जी हाँ, मैं कह रहा था सर कि तो इस तरह रणजीत सिंह के साम्राज्य का पतन हो गया, और ये बात भी सच है कि रणजीत सिंह को इस बात का अंदेशा था मौत से पहले ही
कि धीरे धीरे अंग्रेज आखिर का जो हिस्सा है हिंदुस्तान का, जो पंजाब ही था, जो कब्जे में नहीं आया था, उस पर भी एक दिन काबिज हो ही जाएंगे। क्योंकि बड़ा मशहूर एक किस्सा है जो मैं अक्सर सुनाता भी हूँ कि जब एक बार उनके दरबार के लोग उन्हें हिंदुस्तान का नक्शा दिखा रहे थे और नक्शा पूरा लाल था, सिर्फ पंजाब था जो सब लाल लाल नहीं हो था, जाएगा, तो उन्होंने सब लाल कहा हो था जाएगा। ये सब लाल हो जाएगा, धीरे से बोले थे, लाल हो तो वो लाल जाएगा। हो गया। और हो गया। उनके हाथ से कोहिनूर भी गया। हाँ, छोटा बच्चा था उनका दिलीप सिंह, वो अलग वो तरह की साजिशें होती रहीं और कोहिनूर हाँ, भी चला गया, जो कभी वैसे बाय द वे उन्होंने भी बड़े बेगैरती से ही हासिल किया था। मतलब जब मैं एक कहानी ये पढ़ता हूँ तो रणजीत सिंह वैसे बहुत बहादुर शासक रहे, एक तरह के सेकुलर शासक भी रहे, लेकिन कुछ तोहमतें उन पर भी हैं, कुछ की तो माफी उन्होंने खुद जाके मांगी थी अकाल तख्त पर। लेकिन उसमें एक ये भी है कि कोहिनूर जिस तरह उन्होंने हासिल किया वैसे ही उनके हाथ से भी चला गया। मैं जो आप बोल रहे हैं मैं उसके साथ सहमत हूँ, क्योंकि वो जो एक जी रूलर होते हैं ना, जो हुक्मरान होते हैं, सो इवन जो हमारे इलेक्टेड रूलर्स हैं, हाँ बिल्कुल। आई एम सॉरी टू से, इनकी भी वही टेंडेंसी है कि जस्ट टू अप्रोप्रिएट एवरीथिंग। अप्रोप्रिएशन वो रेवेन्यू की भी है, अप्रोप्रिएशन जो वैल्यूएबल आर्टिकल्स है उनकी भी करना चाहते हैं, तो हर तरह की अप्रोप्रिएशन। एंड द सिक्स वर not totally, Sikh rulers were not totally free from this aspirations. Ranjit Singh, of course, I agree with you. मुझे भी लग रहा है कि he put serious pressure on the Muslim lady to surrender this Kohinoor Hill. हाँ, वो तो एकदम दिलचस्प अलग ही किस्सा है, कभी बात करेंगे। तो रणजीत सिंह के बाद क्या हुआ सर? पंजाब सूबा पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया, लॉर्ड डलहौजी आ गया? इसके दो फेजेस। एक तो जो पहले फेज में उन्होंने जो लाहौर दरबार की टेरिटरी, आई वुड से के एरिया बिटवीन ब्यास एंड सतलुज एक ऑक्युपाई की, सबसे पहले ये ऑक्युपाई और कंसोलिडेट इस एरिया में, इस दुआब में कंसोलिडेट करने के बाद फिर वो लाहौर दरबार को उसकी ऑक्युपेशन करें, उसको कब्जे में लेते। सो 1849 पंजाब वाज लाहौर दरबार, लाहौर किंगडम और सिख किंगडम, whatever आप कहना चाहे बोल सकते हैं। So Lahore Kingdom was Khalsa Raj was annexed by the British। और इसके बारे में काफी थियरीज है कि कैसे कॉन्स्पिरेसी हुई, उस कॉन्स्पिरेसी में डोगरे का क्या रोल है, उस कॉन्स्पिरेसी में कुछ और भी फैमिली जस्ट लाइक संधावालियास, उनका क्या रोल था। So they contributed a lot and strengthened the British। ये तो बात थी। So 1849 में पंजाब became a part, Lahore Kingdom became a part of the British Empire। So 1849, 1947, Punjab, it was a British Punjab। So British, आपने सुना होगा कि सबसे पहले उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया। इसमें लॉरेंस ब्रदर्स का रोल बहुत आता है। तो विद इन ए डेकेड जो लॉरेंस ब्रदर्स है, उन्होंने दे एक्सीलेंटली ऑर्गेनाइज्ड द रेवेन्यू सिस्टम एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट टू री-रिक्रूट द सिख सोल्जर्स व्हिच वर रिट्रेंच्ड। उनको ये समझ लग गई थी कि अगर हमने जो सिख सोल्जर्स है, खालसा सोल्जर्स है, उनको पैसिफाई नहीं किया और जो सिख पेजेंट्री है उसको कंसोलिडेट नहीं किया, तो बगावत किसी टाइम भी हो सके। तो दे ट्राइड देयर बेस्ट। सो आई थिंक विद इन ए डेकेड एंड मोर देन डेकेड, आई वुड से, पंजाब वाज पैसिफाइड एंड पंजाब बिकेम ए पार्ट एंड बिकेम ए बिग सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा सर, पंजाब को ब्रिटिशर्स ने कब्जा लिया, कब्जाना ही था, रुके हुए थे रणजीत सिंह की मौत तक, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो तो किसी न किसी तरह से कभी संधि करके, कभी थोड़ा सा लड़कर, कभी थोड़ा साथ देकर पंजाब को उनसे मुक्त रखे हुए थे। फाइनली 10 साल के बाद उनकी मौत के पंजाब उनके हाथ में आ गया ब्रिटिशर्स के। लेकिन मेरा सवाल ये है, और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे इस हिस्ट्री पर, कि सिखों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, सिखों को मालूम था, और मैंने पढ़ा भी एक जगह कि जब फाइनली सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो एक बड़े सरदार थे कोई, उन्होंने कहा कि आज रणजीत सिंह मारा गया। हाँ बिल्कुल, तो उन्हें भी, आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ, तो उन्हें भी मालूम था, हाँ उन्हें मालूम था कि रणजीत सिंह कभी ये नहीं चाहते और बिल्कुल नहीं चाहते कि ये कभी अंग्रेजों के हाथ में पड़े, लेकिन पड़ गया। अब इसके आगे पर मैं पूछ रहा हूं, बावजूद इसके सिखों ने बड़ी संख्या में ब्रिटिश फौज ज्वाइन की। इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी
बड़ी संख्या में पंजाबी उसमें शामिल थे। इनफैक्ट ये भी एक आरोप लगता है कि 1857 में जब उत्तर भारत लड़ रहा था, उस वक्त सिख नहीं थे जो लड़ते रहे, कब से लड़ते रहे ब्रिटिशर से, लेकिन जब बाकी लड़ रहे थे वो नहीं लड़ रहे थे। तो ये क्या स्ट्रेटजी थी या ये एक नियति थी कि यही होना था, सिख लड़ चुके थे अपने हिस्से का जितना लड़ना था? एक तो हमें याद रखना चाहिए जो लाहौर किंगडम वाज खालसा फौज वाज डिफीटेड लार्जली बाय द पूर्बियास, जो पंजाब में जो ब्रिटिश के सोल्जर्स को पूर्बिया बोलते हैं। अच्छा। Because most of the British army comprised the soldiers belonging to Bihar, यूपी, बंगाल है जी। तो वो पंजाब में उसमें उसको पॉपुलरली वो पूर्बिया सोल्जर बोलते हैं। सो जो टेंशन बिटवीन द सिख रूलर्स, particularly I would say लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, जगीरदार और सिख पेजेंट्री है, उनके मन में ये था कि we were defeated by these persons. ये पूर्बिया सोल्जर्स है, क्योंकि 1857 में जितना रिप्रेशन बिहार और यूपी में है उसी तरह का रिप्रेशन हमें पंजाब में भी देखने को मिलता है। सो पॉपुलर परसेप्शन आम करके हिस्टोरियन की यही है कि 1857 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये नाकामयाब इसीलिए हुई कि जो सिख रूलर्स है, खास करके नेटिव स्टेट्स है, जो सिख लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, उसने जो 1857 की गदर की हीरो उनका साथ नहीं दिया। they supported the British. Okay? इसमें बस I think you also raise this point कि वो 1849 तक Sikhs were not supported by the other native rulers when they were fighting against the British. Okay? उनके मन में तो ये तो होता ही है ना। हाँ, मतलब एक जज्बात वो भी रहा होगा कि जब हम लड़ रहे थे तब तो कोई साथ देने आया नहीं, अब तुम लड़ लो। क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जो 1857 का युद्ध है उसमें राजे रजवाड़े तो अपने लिए लड़ रहे थे, कुछ लोग तो कहते ही हैं कि भाई ये कोई देश की लड़ाई नहीं थी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो रिसेंट स्टडी पंजाब में हुई है, एक दो स्टूडेंट मेरे थे, उन्होंने एमफिल वगैरह भी किया है। Who were the Sikhs who supported the British? And the answer is the native rulers and their arts. It was not the common Sikh which supported. Rather, we have the evidence that there were certain pockets where the local native हुक्मरान जो थे, they rebelled against the British, but they were suppressed. यानी आर्गुमेंट ये है कि जो ब्रिटिश की सपोर्ट करने वाले थे वो तो सिख रियासतों की फौज है, उन्होंने सपोर्ट किया। जो आम सिख है वो उनका रोल इतना नहीं है इसमें ब्रिटिश की सपोर्ट करने का। नहीं, वो तो सर मेरा ख्याल है उत्तर भारत में भी आम लोग नहीं लड़ रहे थे और ना ही पंजाब में आम लोग अंग्रेजों का साथ ही दे रहे थे। आम लोग तो रोजी रोटी और उसके चक्कर में आज भी ऐसे ही व्यस्त हैं जैसे तब थे, तो आम लोग तो बेचारे थे ही नहीं। अच्छा, थोड़ी पॉलिटिक्स से हटकर अब जरा मैं हिस्ट्री में दाखिल होता हूँ, धार्मिक सुधारों की और आंदोलन की। दो का नाम बहुत सुनता हूँ, निरंकारी और नामधारी, इनका बड़ा पार्ट है सिख हिस्ट्री में। खुशवंत सिंह ने भी अपनी किताब में इनको जगह दी है समझाने के लिए। कौन है सर, ये कौन होते हैं निरंकारी नामधारी, संक्षेप में बताएं। इनफैक्ट दोनों में बहुत अंतर है। जो सबसे पहले वो लेट्स से कि हम सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन, वो नामधारी सिख हो, जिसको कुका सिख बोलते हैं। एट दैट टाइम द पॉपुलर वर्ड वाज कुका, बट नाउडेज वी प्रेफर टू कॉल देम नामधारी सिख्स। दे वर द फॉलोअर्स ऑफ एक गुरु है बाबा राम सिंह जी। Baba Ram Singh had a charismatic personality, and you may be surprised that by 1860, Baba Ram Singh was able to mobilize his followers, and their number was in thousands. 1860 के करीब, ये एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, अमृतसर में बाबा राम सिंह आते हैं। वहां पर दरबार साहब की जो परिक्रमा है उसमें वो वहां पर को नंबर को 10,000 से ऊपर था नामधारी सिखों का। तो मैंने इसका काफी इंटेंसिव काम किया है कि नामधारी सिख कौन थे। आम करके एक पॉपुलर परसेप्शन है कि नामधारी
other Sikh majority they come from the artisan classes. मैंने इस थीसिस को रिजेक्ट किया है, तो मेरा आर्गुमेंट में जो स्टडी की है, more than 42% नामदारी Sikhs come from the Jat Sikh peasantry. Okay? अच्छा, in late 19th century जो लार्जेस्ट नामदारी Sikhs है, जो लार्जेस्ट नंबर है, वो जट सिख है। ये सवाल होता है कि इतना नंबर, यानी हाउ कुड ए सिंपल मैन, अनलेटेड मैन बाबा राम सिंह कुड मोबिलाइज द सिख्स। यहाँ पर एक नया थीसिस आ रहा है कि सिख पेजेंट्री वाज एज एलिनेटेड एज द हिंदू और द मुस्लिम पेजेंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश। ये एक नया पॉइंट है, वी मस्ट रिमेंबर, जो इनफैक्ट हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि बाबा राम सिंह वाज एबल टू ऑर्गेनाइज द पेजेंट्री। उसका ये मेन रीजन है कि जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किया, इट वाज रिप्रेसिव फॉर द पेजेंट्री। आम करके यही बोलते हैं कि द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। यही बोलते हैं कि उपज, जो जितनी भी प्रोडक्शन है, अग्रेरियन प्रोडक्शन है, उसका तीसरा हिस्सा जो है वो रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता है। अच्छा, ये आर्गुमेंट हिस्टोरियन ब्रिटिश वाले ये करते हैं कि रणजीत सिंह के राज में हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वाज टेकन बाय द स्टेट, मगर अच्छा। इसमें यानी इफ यू स्टडी द रेवेन्यू स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश इन पंजाब, यू वुड फाइंड के उसमें 10 ईयर सेटलमेंट उसको बोलते हैं, 10 साल का रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाए, यानी उपज होने से पहले ही एक रेवेन्यू फिक्स हो जाता है। वो प्रोडक्शन हो या ना हो, जो स्टेट रेवेन्यू 1/3 है वो लेंगे। सो एज ए रिजल्ट व्हाट वी नोटिस कि जो आम पेजेंट्री है, particularly the Sikh peasantry, it was alienated from the British. तो ब्रिटिश को, यानी this was the biggest danger. इसमें हमारे पास बहुत अच्छी स्टडीज है। आपने सुना होगा कि पंजाब में सबसे बड़ा क्राइसिस है ब्रिटिश के टाइम पर है, जो लैंड है, वो जो फार्मर है, जो पीसेंट है, उसके हाथों से निकलकर जो नॉन पेजेंट्री क्लासेस है, पर्टिकुलरली हम उसको एक शब्द है बानिया बोलते हैं, लैंड उसके पास बनिया, बनिया वगैरह जो है ना, हाँ, मतलब मेरा ख्याल है आप जो बात कह रहे हैं वो है 20वीं सदी की शुरुआत है, जिसके चलते ये लेट 19th सेंचुरी की बात है, 20वीं सदी की, लेट 19th सेंचुरी जी, ये लेट 19th सेंचुरी है। ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया, बगड़ी जट नहीं, ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया, उसको बोलते हैं लैंड एलिनेशन एक्ट ऑफ 1900, 1900 ईस्वी में लैंड एलिनेशन, जिसके खिलाफ सरदार भगत सिंह के चाचा भी खड़े हुए थे, सरदार अजीत सिंह खड़े हुए थे, 1907-8 में आते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसका। अच्छा, एक तो याद रखना है कि जो लैंड एलिनेशन एक्ट है वो 1900 ईस्वी में पास किया और 1901 में उसको इम्प्लीमेंट किया। मेरा काम इसी पर है, इसी एरिया पर है। मैं बोलता हूँ कि अगर आपने अग्रेरियन एजुटेशन 1907 को अंडरस्टैंड करना है, अगर आपने गदर मूवमेंट को स्टडी करना है, उसकी सोशल बैकग्राउंड, तो आपको लैंड एलिनेशन एक्ट है उसकी स्टडी करना पड़ेगा। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश defined the categories of the agriculturists and the non-agriculturists. पंजाब हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो भी, यानी चाहे वो any person belonging to any social background, any caste could cultivate and could own the land. 1800 यानी ये एक्ट लैंड एलिनेशन एक्ट है, उसमें ये किया कि जो नॉन एग्रेरियन क्लासेस है पंजाब की, वो लैंड परचेज नहीं कर सकते, वो अपनी कैपिटल जो है, अच्छा, लैंड जो सरप्लस कैपिटल है उसको लैंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो नॉन एग्रीकल्चरल्स का स्टडी, फर्स्ट एग्रीकल्चरल्स, नॉन एग्रीकल्चरल्स वर डिफाइंड बाय द स्टेट। इससे पहले कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में, कभी ऐसा हुआ है पहले, ऐसा नहीं हुआ था जी, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। इवन ब्रिटिश, इवन उससे पहले मुगल, उससे पहले अफगान वगैरह, किसी राज में ऐसा नहीं हुआ कि स्टेट है जो डिफाइन कर रही है कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन और नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कौन। ब्रिटिश का, हाँ, मतलब इस जात के लोग जो है किसान होते हैं, इस जात के लोग किसान नहीं होते भाई, क्लियर कर दिया उन्होंने। इसकी सोशल इम्प्लीकेशन बहुत है। सो नंबर 1, एक तो ये लैंड एलिनेशन एक्ट इसलिए पास किया गया कि जो जमीन के मालिक है, जो पेजेंट्री थी, किसान लोग थे, उनकी जमीन अब वो नॉन
नॉन एग्रीकल्चरस्ट लेट्स से जो बनिया है वो नहीं खरीद पाएगा, ओके, नहीं बेच सकते। सो मच सो इसमें सिखों में भी कुछ कास्ट थी, वो भी जमीन नहीं खरीद पाएंगे, आर्टिजन क्लासेस फॉर एग्जाम्पल, यानी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कास्ट जो उन्होंने डिफाइन की, वो कैटेगरी वो लिस्ट देते हैं कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कंप्राइज सो एंड सो कास्ट, दे वर फॉरबिडन टू परचेज द लैंड, वो बंद कर देते जी। सो जो लैंड एलिनेशन हो रही थी, यानी जमीन जो किसानों के हाथ से निकलकर वो बनिए के पास जा रही थी, उसको रोकने, उस प्रोसेस को रोकने के लिए ये लैंड एलिनेशन ने पास किया। अच्छा, इसकी सोशल इम्प्लीकेशन ऐसी हुई कि पंजाब में 1907 में अंग्रेजियन एजिटेशन होता है, जिसकी वो अगुवाई सरदार अजीत सिंह, वो चाचा शहीद आजम भगत सिंह के थे, वो लीड कर रहे थे। एक पॉइंट याद रखना है कि ये 19th सेंचुरी से पहले जो पंजाब में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, सिंह सभा बन चुकी है, आर्य समाज बन चुकी है, अहमदियत आ चुके हैं, और बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो सोशल प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम के अलावा ये पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू कर दी। पंजाब में आपको मालूम होगा कि 1906 में पंजाब लीग बन जाती है, तो हिंदू महासभा, हिंदू सभा पंजाब में आ जाती है। जो पंजाब में हिंदू पॉपुलेशन विच वाज लेड बाय द आर्य समाज, उनको ये लगा कि अगर हमने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो हमारी एक पॉलिटिकल जमात बननी चाहिए। दिस इज द थिंकिंग विच गेव राइज टू द हिंदू सभा, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस फेल्ड टू एड्रेस और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। उनको बड़ी आस थी कि जो कांग्रेस है, लाहौर में सेशन भी हुए थे कि वो लैंड एलिनेशन एक्ट को अपोज करेगी, मगर कांग्रेस ने ऐसा किया। ओके, सो जो नॉन एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली की जो अर्बन एलीट है पंजाब में, दे वर फ्रस्ट्रेटेड। उनके पास एक ही ऑल्टरनेटिव था कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करे, और इसीलिए हिंदू सभा पंजाब में बंद किया। फिर बाय द टाइम लेट्स से 1915-16 में हिंदू महासभा हो जाती है, और ये तो हिस्ट्री आपको मालूम है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है सर इसमें कि लाला लाजपत राय जो पंजाब केसरी कहे जाते थे और जिनका सम्मान पंजाब का हर तबका करता था, इनफैक्ट चाहे हिंसक आंदोलन करने वाले हो चाहे हिंसक, वो सेम टाइम कांग्रेस में भी थे और वो हिंदू महासभा के नेता भी थे। एक वो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको ना बताता हूँ जी। कांग्रेस जो है, यानी आई वुड से कि 1919 से पहले जो कांग्रेस का सोशल बेस पंजाब में कुछ नहीं था। इट लार्जली डिपेंडेड अपॉन द आर्य समाज एंड लाला लाजपत, हाँ जानी उनको आर्य समाज ने सपोर्ट की है। अच्छा, तो आप जितने भी लीडर देखोगे ना कांग्रेस के, उनकी ड्यूल लॉयल्टी है, वो सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल आर्य समाज के मेंबर भी हैं वो सब, और वो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं। ये चलता है, यानी 47 तक ये इनफैक्ट सर अभी रोक के पूछ रहा हूँ जो सरदार भगत सिंह का परिवार था वो भी आर्य समाजी था, और भगत सिंह के पिताजी, जितना मैंने पढ़ा समझा, पहले तो वो गतिविधियों में शामिल रहते ही थे, मतलब वो कांग्रेस की सभाओं में भी जाते थे, लेकिन उनके भाई और वो खुद भी अलग अलग तरह की गतिविधियों में शामिल रहते थे। बाद में तो खैर कांग्रेस से विधायक भी हुए। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर कोई हमारे देश का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़े तो अगर थोड़ा अंदर जाए तो इतना इंटरेस्टिंग है कि एक व्यक्ति कई जगह पर मेंबर है, और मतलब संस्थाओं का, और उन संस्थाओं का आपस में जो है वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। बिल्कुल, आपने, आई थिंक योर परसेप्शंस, आई फुली सपोर्ट योर परसेप्शन व्हाट यू से, जो आप बोल रहे हैं। मगर इट वाज नॉट ओनली द केस ऑफ द हिंदूज, इट वाज आल्सो केस ऑफ द सिख्स एंड द मुस्लिम्स, एंड यू मे बी सरप्राइज्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी पंजाब में जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप है वो कांग्रेस में भी आइडेंटिफाई करते हैं। जो सिख लीडरशिप है, जो लार्जली चीफ खालसा दीवान है, उसके बाद और आए हैं, तो दे वर आल्सो सपोर्टिंग द कांग्रेस। ये केवल आर्य समाज की नहीं है प्रॉब्लम, ये सभी की है। यानी दिस ड्यूल लॉयल्टी जो है वो आई थिंक इट कंटिन्यूड टिल 1813 एंड इवन ऑनवर्ड 1939 फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर तक वो चलती है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक। जी जी। हाँ, यानी जितनी भी लीडरशिप है पंजाब में, वो इवन मुझे लग रहा है कि आउटसाइड पंजाब ऑल्सो। मेरा आर्गुमेंट ये भी है कि नॉट ओनली इन पंजाब, जितनी लीडरशिप है उसकी ड्यूल लॉयल्टी है। वो सेक्टेरियन लीडरशिप भी है, वो नेशनल लीडरशिप भी है, यानी सो कॉल्ड वो सेक्युलर नेशनलिस्टिक अप्रोच भी रखते हैं। हाँ, या सभी। और कई ऐसे हैं जो वामपंथी रुझान भी रखते हैं, तो वो इंटरनेशनल वाले उस पर भी बात करते हैं, ब्रदरहुड पर। योर परसेप्शन इज करेक्ट। सो मेरा आर्गुमेंट ये चल रहा है कि इन अर्ली 20th सेंचुरी, इवन आई थिंक बिफोर partition, जी Congress was unable to disengage itself जी। from the sectarian leadership. बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है। सर ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा अंतर बता दीजिए ताकि सुनने वालों की समझ में आए। निरंकारी जो मैं पहले पूछा आपसे, नामधारी और ब्यास और सिंह सभा, मुझे थोड़ा थोड़ा, और बाद में अकालियों का जो आंदोलन है, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बताते चलिए तो पता रहे। थोड़ी डेट्स आपको दे सकता हूँ कि पंजाब में सबसे जो पहली एक ऑर्गेनाइजेशन है सिखों की, वो उसको श्री गुरु सिंह सभा बोलते हैं। वो 1873 में एस्टैब्लिश की थी, अमृतसर में एस्टैब्लिश की थी फर्स्ट सिंह सभा 1873। और इसके कोई तकरीबन 8-9 साल बाद आर्य समाज पंजाब में एस्टैब्लिश होता है। ओके, और फिर वो जो अहमदियाज है उसकी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होती है। सो बाय द एंड, बहुत कम लोगों को मालूम है सर हमारे देश में कि जिन अहमदियों की हम चिंता करते हैं कि पाकिस्तान में उन्हें वोटिंग राइट्स तक नहीं है, वो अहमदिये हिंदुस्तान की धरती, इनफैक्ट पंजाब की धरती पर उनका अभ्युदय हुआ था। और इनफैक्ट शुरुआत में आर्य समाज के लीडर्स और अहमदिया के जो लीडर थे उनकी बड़ी जोरदार बहसें पंजाब में होती थी। आई थिंक द बेस्ट बुक, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड, वो आर्य धर्म बाय केनेथ जोन। हम उसको ना क्लासिक मानते हैं, और उसके पहले उसके बाद में ऐसा कोई काम हुआ नहीं। आर्य धर्म बाय केनेथ जोन से एक्सीलेंट वर्क। जो आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं वही इसकी एनालिसिस करता है कि दो तरह हो जाए। जितने पंजाब में पंजाबी हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जो लीडरशिप है इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टिंग आर्य समाज, जो सिखों की ऑर्गेनाइजेशन है, इट केम फ्रॉम द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। जो आर्य समाज है बाय एंड लार्ज ये अर्बन हिंदू सिख है, और इसमें छोटे छोटे दुकानदार, ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है। इट वाज नॉट डोमिनेटेड बाय द हिंदू राजास और पैट्रोनाइज्ड बाय द हिंदू रूलिंग क्लास। ऑर्डिनरी जो हिंदू हमारे पंजाब के थे ना, उनकी सपोर्ट में आया था। इट मेड ए डिस्टिंक्शन। सिख ऑर्गेनाइजेशन वर डोमिनेटेड बाय द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, एंड इट टिल 1919 तक वो ये डोमिनेशन चलती है सिखों की। तो जो आर्य समाज है, इसकी जो फॉलोअर्स है, जो चाहे वो उधर से लाला लाजपत राय है, ये अर्बन एलीट की रिप्रेजेंटेशन करते थे। अर्बन जो लोग हैं, उसमें दुकानदार, ट्रेडर्स वगैरह, बिजनेसमैन होते थे। ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन द टू। और जो मुस्लिम लीग है पंजाब में, इट वाज आल्सो डोमिनेटेड बाय द एलीट क्लास ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। इसमें ज्यादातर वकील वगैरह होते थे, जो अर्बन बेस थे। तो आर्य समाज की जी डिस्टिंक्शन बहुत चलती है। एक तो बात। सेकेंडली, जो क्योंकि मेरा खास काम तो सिखों पर ही है, अर्ली 20th सेंचुरी टिल 47, तो हम क्या देखते हैं कि बाय 1919 और 20 देयर वर सम बेसिक सिख इश्यूज। सिख मसले हम बोल सकते हैं। इस पर मेरी 2-3 किताबें भी छप चुकी हैं। एक किताब का टाइटल ही है सिख मसले। तो जो साडी वो चीफ खालसा दीवान की लीडरशिप, जो खास सिखों के मसले उनको हल नहीं कर पाए। एक तो पहली बात है कि जो सिखों की रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ दरबार साहब, इट वाज लार्जली डोमिनेटेड बाय द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। जो सरबराही सिस्टम आपने सुना होगा, अंग्रेजों ने एक सिस्टम शुरू किया सरबराह। ही वाज ए नॉमिनी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर था, ही वाज एंटाइटल्ड टू नॉमिनेट। वो सरबराह है, सरबराह जो दरबार साहब की मैनेजमेंट है उसको मैनेज करता था। He was all in all. Okay. Now, ये एक तो मसला ये था कि अर्ली 20th सेंचुरी में आर्गुमेंट चल रहा, सिखों में आर्गुमेंट चल रहा था कि सबसे पहले ब्रिटिश ने हमारा राज खो दिया, कॉन्स्पिरेसी साजिश की, खालसा राज दे दिया। उसके बाद हमारी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है खालसा कॉलेज, उसकी मैनेजमेंट में भी कंट्रोल कर ली। इससे पहले ब्रिटिश ने हमारी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, खास करके दरबार साहब, उस पर भी कंट्रोल
कंट्रोल कर लिया। ओके, नाउ सो जो मिडिल क्लास सिख पॉपुलेशन, उसका नंबर तो कम था, उसके बीच में ये आर्गुमेंट चल रहा था कि पहले तो हमारा राज गया, उसके बाद हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी हाथ से निकल गया, फिर हमारा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो भी हाथ में चले गया। इट हैपेंड विद द कनाइमेंस ऑफ द लैंडेड सिख एरिस्टोक्रेसी। ओके, सो बाय 1919 एक नई उसको हम सेंट्रल सिख लीग बोलते हैं, जैसे मुसलमानों की पंजाब में मुस्लिम लीग थी ना, उसके पैटर्न पर ही 1919 में सेंट्रल सिख लीग बनती है। सेंट्रल सिख लीग was largely in the beginning it was dominated by the moderate Sikhs who happened to be the vakil and the doctors etc. But by 1920 तक जो सेंट्रल सिख की लीडरशिप है वो एक्सट्रीमिस्ट सिख जिसको हम बोलते हैं उनके पास आ जाती है। उनका ये आर्गुमेंट था कि चीफ खालसा दीवान विच वाज फाउंडेड इन 1902 में चीफ खालसा दीवान बना था, कि चीफ खालसा दीवान लीडरशिप फेल्ड टू एड्रेस द सिख प्रॉब्लम्स। ओके, तो अगर सिखों ने कुछ कामयाब होना है तो उनको अपनी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, उसी तरह की जैसे कि हिंदू महासभा है, उसी तरह की जैसे वो मुस्लिम लीग है। सो बिल्कुल, यानी to protect their political interests they formed a new body, it was known as Central Sikh League। और 1919 और 20 तक हम क्या देखते हैं कि जो दरबार साहब की मैनेजमेंट है, इट वाज कंट्रोल्ड बाय द सरबराह हु वाज द नॉमिनी ऑफ द ब्रिटिश। जो जितने भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारास उसमें जो डोमिनेशन है वो महंत सेन पुजारीज की है। इसमें बहुत अच्छी इन डेप्थ स्टडी हो चुकी है, यानी आई थिंक thousands articles, large number of books are available on this work, on this issue। तो जो दरबार साहब में सबसे बड़ी, दरबार साहब में और सभी गुरुद्वारों में जो महान सेन पुजारी है, फॉर एग्जांपल दरबार साहब में भी, ननकाना साहब में भी, जितने भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारा थे उसमें उसकी मैनेजमेंट को डोमिनेट करने वाले महान सेन पुजारी से। अच्छा, आपको ये भी मालूम होगा कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल गुरुद्वारा थे उनके नाम पर जमीन बहुत थी। ह्यूज लैंड वाज असाइंड टू द गुरुद्वारास। अच्छा, अंडर द ब्रिटिश रूल जो लैंड पहले बंजर पड़ी रहती थी, इट बिकेम ए फर्टाइल लैंड। तो महान सेन पुजारीज हु वर इन ऑक्यूपेशन ऑफ द गुरुद्वारा एंड देयर असाइंड लैंड्स, दे बिकेम वेरी रिच एंड दे नॉट ओनली बिकेम रिच, दे आल्सो बिकेम ए करप्ट। आपको शायद हैरानी होगी कि इन लोगों ने, जो महान सेन पुजारी थे, दे हैड कंस्ट्रक्टेड ह्यूज हवेलीज जिसको हम बोलते हैं इन important cities of Punjab, just like Lahore, Amritsar, Jalandhar, जितने भी important city थे, इनके बड़े बड़े महल होते थे। और ये महान सेन पुजारी है, they became lecherous, अंग्रेजी का शब्द है। ये I would say कि corruption नहीं थी, ये बदमाश भी थे और ये रंडीबाजी भी वहां पर चलती थी। You may be surprised, there were certain cases in the precincts of Darbar Sahib and also in the कॉम्प्लेक्स ऑफ ननकाना साहब, यहाँ पर जो डांस तवाइफ वगैरह डांस करती थी, वैश करते थे, बड़ी हॉरिबल स्टोरीज चलती है। तो जो सिख लीडरशिप चीफ खालसा दीवान फेल टू एड्रेस कि जो महान सेन पुजारी जिनके पास गुरुद्वारा का पोजेशन है, इसके हम लिबरेट कैसे करें। ठीक, तो इसी में आपसे 1920 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनती है 1920 में, SGPC। हाँ, SGPC जिसको हम बोलते हैं। इसकी जो सबऑर्डिनेट बॉडी है उसको बोलते हैं हम श्रोमणी अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल जो है, इट वाज ए सबऑर्डिनेट टू द SGPC। अकाली मूवमेंट जिसका पीरियड 1920 से लेकर 25 तक है, ये पीरियड तक जो श्रोमणी अकाली दल है, इट वाज ए सबऑर्डिनेट बॉडी ऑफ द SGPC। श्रोमणी अकाली दल का काम जत्थों को ऑर्गेनाइज करना था जी, क्योंकि जत्थास वर प्रिपेयर्ड एंड दे स्टार्टेड लिबरेटिंग सर्टेन गुरुद्वारास, और उसके बाद उनकी कॉन्फ्रंटेशन भी होती है, अमृतसर में होती है, दूसरी जगह भी होती है। तो दो बॉडीज हमारे पास आ जाती है। सो इट वाज SGPC, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, which was first dominated led by the moderate Sikhs, including aristocracy, I would say, जो खान सरदार बहादुर थे वो कंट्रोल करते थे। पर 1920 में जो एक्सट्रीमिस्ट सिख है, ये शब्द बोलते हैं उसको, इसकी लीडरशिप, फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना, बाबा खड़क सिंह का नाम सुना होगा। ओके, बिल्कुल। SGPC
SCPC वो बनी और उसकी लीडरशिप 1920 में जो आई थिंक एक्सट्रीमिस्ट सिख थे उनके पास आ जाती। इट वाज दिस लीडरशिप व्हिच लॉन्च्ड अकाली मूवमेंट फ्रॉम 1920 टू 25। ओके, सो ये गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, पॉपुलरली इसको अकाली मूवमेंट भी बोलते हैं। जी। बड़े पॉपुलर, इसका बड़ा अच्छा काम हुआ है इस पर। तो 1926 में श्रोमणी अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होता है। अच्छा। 1926। सो बाय द एंड ऑफ द गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट, अकाली मूवमेंट, SCPC ultimately gave leadership to the Shromani Akali. So Shromani Akali Dal became, I would say, a dictating organ. So SCPC ऑर्गेनाइजेशन जी, उसकी जो ऑटोनॉमी है वो मार्जिनलाइज हो जाती है। So श्रोमणी अकाली दल जो पॉलिटिकल पार्टी बन चुका है, टू मार्जिनलाइज द ऑटोनॉमी ऑफ द SCPC, और ये अब तक चल रहा है। एंड यू मे बी तो सर एक चीज और कह सकते हैं क्या कि भारत की राजनीति में सिखों ने सीधे तौर पर दखल देना शुरू किया इस दौर में, और वो भी शिरोमणि अकाली दल के थ्रू। रिपीट करिए आप थोड़ा सा। मैंने ये कहा सर कि क्या ये कहा जा सकता है कि ये जिस दौर की आप बात कर रहे हैं 1925 की, क्या ये कहा जा सकता है कि सिखों ने पहली बार भारत की राजनीति में जो दखल देना शुरू किया वो शिरोमणि अकाली दल के थ्रू देना शुरू किया, मतलब प्रभावी तौर पर? यूं तो वो कांग्रेस में भी थे, हर जगह थे। नहीं, आई थिंक दिस परसेप्शन इज नॉट करेक्ट। इफ यू स्टडी द गदर मूवमेंट एंड देयर सोशल बैकग्राउंड, 90% जो सिख गदराइट्स है, जो रेवोल्यूशनरी पार्टी है, 90% कंप्राइज सिख्स। ओके, उससे पहले भी जितने एजिटेशन चले, गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट के पहले भी एजिटेशन पंजाब में बहुत चले। तो दिस जो एजिटेशन है, इट्स रॉन्ग टू से दैट इट स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1919 और 1920। तो इससे पहले मेरा इनफैक्ट वर्चुअली ये सर्च का काम 2 डेकेड्स पर ही है, 1902 से लेके 1922 तक ये मेरा फोकस रहा है इसमें। तो मच अर्लियर सिक्स स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द लेट्स से should we say national movement, if not freedom struggle. The concept of freedom struggle was virtually structured by the Gadar movement. इससे पहले भी थोड़ा सा काम हो चुका है। मेरे ख्याल वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका जो लेखक है वो आई एम जस्ट मिसिंग, वेरी पॉपुलर, वाज अ फाउंडर ऑफ द RSS। नहीं, वो फर्स्ट वॉर वाली जो आप कह रहे हैं, विनायक दामोदर सावरकर ने उसको लिखा था। हाँ, और पहली बार उन्होंने ही कहा था। वो मेरे ख्याल 1907 या 8 में ये किताब लिखी थी उनके। ही कॉल्ड इट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जी, 1907-8 में लिखी थी, और फिर ये बैन हो गई थी और बड़ा छुप छुपा के भारत लाया गया था। एक वाकया बताते हैं कि भगत सिंह ने भी इसकी प्रतियां उस वक्त बंटवाई थी, क्योंकि ये काफी प्रेरणादायी ग्रंथ के तौर पर उस वक्त लोकप्रिय हो चला था। बिल्कुल, इसमें कुछ है नहीं। माय आर्गुमेंट इज कि पंजाबीज as well as particularly the Sikhs started participating in the anti-British agitations. जो anti-British agitation है, जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो agitation है, उनमें सिखों की पार्टिसिपेशन है, और उसकी जो क्लाइमैक्स है वो सिख गदर मूवमेंट में आती है। Okay? So in fact यानी Sikhs were very active much before 1920। मेरा ये आर्गुमेंट, ये स्टडी। इसके बाद क्या हुआ? दरअसल जब मैं कह रहा था, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी हिंदुस्तान की उस वक्त, जो चुनाव की राजनीति में भी जाती थी, मैं उसमें कह रहा था। ये तो मैं जानता ही हूँ कि जो भी आंदोलन 25 से पहले भी चलते रहे अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें सिख बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। पंजाब तो कभी शांत रहा ही नहीं उस हिसाब से। और सन 25 के बाद की मैं बात करूं तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में फिर सिखों ने क्या क्या किया, क्या क्या चैलेंजेस थे, मैं 47 तक जाना चाहूंगा इसमें। एक तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम यानी आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड particularly after the end of the Gurdwara Sudhar movement, what we notice in Punjab, जो sectarian leadership है वो powerful हो जाती है। जो national leadership है gave way to the sectarian leadership, चाहे वो मुसलमानों की है, चाहे हिंदुओं की, चाहे सिखों की है। ये फिनोमेना हम नोट करते हैं। इसीलिए 1926, 27, 28 में पंजाब में काफी दंगे होते हैं। दंगे तो पहले भी थे। कम्युनल राइट्स, और जो कम्युनल राइट्स है लार्जली वो हमारे जो मेन सिटीज है वहां पर होते थे। वो कम्युनल राइट्स
की लीडरशिप जो है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो हिंदू महासभा है, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल, इनके हाथ में। सो एक यानी बाय इन द मिड ऑफ 1920 वी नोटिस द emergence of sectarian leadership, and sectarian leadership became very powerful, and this leadership marginalized the secular and the national leadership. ये सबसे बड़ी त्रासदी मैं नोट करता हूं। और इसको कंसोलिडेट जो किया, पहले तो लखनऊ पैक्ट आपने सुना होगा, जो कांग्रेस है उसने मुस्लिम लीग के साथ एक पैक्ट किया था, उसको लखनऊ 1916 लखनऊ पैक्ट, जी जी जी, 1916 में दोनों साथ आए थे। 1916 में लखनऊ पैक्ट ने इनफैक्ट कंसोलिडेट कर दिया मुस्लिम लीग, उसको मान्यता दे दी। बिल्कुल। इनफैक्ट मेरा आर्गुमेंट चल रहा है कि कांग्रेस जस्ट टू मोबिलाइज द पीपल स्टार्टेड कॉम्प्रोमाइजिंग विद द कम्युनल लीडरशिप। सबसे बड़ी त्रासदी ये मुझे नजर आती है। कांग्रेस कुड नॉट राइज अबव, कुड नॉट फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द सेक्टेरियन लीडर्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगा। और इसको कंसोलिडेट जो किया है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसने कंसोलिडेट किया। तो फॉर एग्जांपल 1909 का जो एक्ट है, उसमें कम्युनल राइट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है वो इंट्रोड्यूस कर दे। उसकी एक्सटेंशन जो 1919 का एक्ट है उसमें एक्सटेंशन हो गई। और सबसे ज्यादा डेंजरस जो कम्युनल अवार्ड जिसको बोलते हैं 1932 में, कम्युनल अवार्ड 92-32 established, I would say, Muslim domination perpetually, and it perpetuated the Muslim domination in the electoral politics. ये सबसे, और in fact this communal award became a part of the Act of 1935. Okay, सबसे बड़ा जो ये कम्युनल अवार्ड है, इसने बहुत खतरनाक गेम प्ले किया है। तो जो सिख है उनको ये लग रहा था कि इस सिख्स एंड हिंदूज एज वेल, उनको ये लग रहा था कि जो मुस्लिम डोमिनेशन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हो गई है, खासकर पंजाब असेंबली में हो गई है, तो उसको कैसे फेस किया। वही मैं कह रहा था सर कि 1919 में ये जो आप लखनऊ समझौते की बात कह रहे थे, 1916 था जो चीफ खाल, हाँ, उसमें चीफ खालसा दीवान जो थे उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्ञापन दिया और कहा था कि भाई सिख उस संविधान को नहीं मंजूर करेंगे जो प्रांत में और इंपीरियल परिषदों में देश के नागरिक प्रशासन में सिखों के हिस्से की गारंटी नहीं देता। क्योंकि उन्हें ये चिंता होने लगी थी कि हिंदू मुस्लिम खींचतान में जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौते पर आ गए हैं तो उसमें सिखों की अनदेखी कहीं ज्यादा ना हो जाए। और अल्टीमेटली वही हुआ कि आगे चलकर जो सीट्स मिली, ये सब हुआ, तो वो मुस्लिमों को मिली या कांग्रेस को उससे संतुष्टि मिली होगी, लेकिन सिख दरकिनार होते गए कहीं इनके बीच में। I fully subscribe to your argument. In fact, problem फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, सिख लीडरशिप जो है, it was a powerful committed leadership, no doubt. प्रॉब्लम है कि सिखों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। नंबर वाज वेरी स्मॉल। Sikh population was hardly less than 14% of the total population of Punjab. यानी ये minority community क्या करेगी? तो इसके पास दो ऑल्टरनेटिव। सबसे पहले जो इनको लगा कि कांग्रेस शायद उनको रिलीफ दे सके, so therefore Sikh leadership identified itself from 1920 to 1939 वो कांग्रेस के साथ जुड़ी रहती। इस आस में बिल्कुल जी, उसमें इसमें गुट थे, तारा सिंह, सरदार तारा सिंह का गुट है, और उसमें भी दो तीन मास्टर तारा सिंह का गुट है, और बाबा खड़क सिंह का भी गुट है जो कांग्रेस के साथ मिला हुआ है सिखों की तरफ से। लेकिन सर मैं ना मतलब पूछते पूछते मुझे जिज्ञासा यही हो रही है, इतने बड़े नेता थे सिखों में और खासा प्रभाव रखते थे कांग्रेस में, लेकिन जब मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ता हूं तो वो सिखों के लिए कुछ ज्यादा ले नहीं पाए। इनफैक्ट पार्टीशन भी जब हुआ तो उन्होंने नाराजगियां दिखाई हैं, बार बार वो जा रहे हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि पार्टीशन भी जब हुआ तो बंगाल को आज मैं बात नहीं करता, बंगाल का भी पार्टीशन हुआ 1947 के पार्टीशन में, लेकिन पंजाब का भी पार्टीशन हुआ, उसमें सिखों पर बहुत दिक्कतें ज्यादा उन्हें दरपेश आईं क्योंकि सिखों की ज्यादा बड़ी आबादी पंजाब में थी। मैं केवल ये पूछ रहा हूं और बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं कि जब कांग्रेस में उनका इतना अच्छा प्रभाव था, पंजाब इतना बड़ा सूबा था, सिख उसमें बड़ी तादाद में भी थे, क्यों सिख बच नहीं सके इस संकट से जो उन पर आने वाला था? क्योंकि मेरा ये मानना है, और आप बताइएगा, कि इस विभाजन को वैसे तो देश ने झेला, लेकिन ज्यादा बड़ा घाव सिखों की छाती पर हुआ क्योंकि पंजाब बटा उसमें बंगाल के साथ। मैं जो आप बोल रहे हैं
हैं, मैं बिल्कुल आपकी परसेप्शन बिल्कुल ठीक है। मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बनती है, इनफैक्ट आई एम वर्किंग ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड the question you are raising here. So I'm trying to reread the Sikh newspaper periodicals, जो literature है, मैं उस closely उसका analysis करूँ। मेरी understanding ये है कि Congress leadership was dominated by the people who came from the UP and Bihar. पंजाब की जो leadership है, अच्छा, यानी पंजाब जो कांग्रेस के जिनकी बैकग्राउंड पंजाब में है, उसका नंबर बहुत कम। एक तो ये, हाँ बिल्कुल, यानी लाला लाजपत राय फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल। दूसरा ये है कि जो पंजाब की जो हिंदू लीडरशिप विच वाज ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाए, यानी दे वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द हिंदू महासभा आउटसाइड पंजाब। ओके, वो कोशिश कर रहे हैं उनके साथ आइडेंटिफाई। और जो कांग्रेस की मेन लीडरशिप है, उसकी मेजोरिटी कहाँ से आती है? वो तो नॉन पंजाबी है ज्यादातर। हाँ बिल्कुल, सिख भी उसमें बहुत कम है, बहुत कम है ना। एक तो इंडिविजुअल, आई थिंक ए फ्यू इंडिविजुअल्स आई वुड से हम बोल सकते हैं। तो मेजॉरिटी जो कांग्रेस लीडरशिप है, इट केम फ्रॉम द यूपी, बिहार, रीजन, बंगाल, जो नॉर्दर्न इंडिया का हम बोल सकते हैं, एक्सेप्टिंग पंजाब। पंजाब में जो कांग्रेसी है, जो नॉन सिख कांग्रेसी है, आइदर दे वर द मुस्लिम्स और द हिंदूज। ओके, तो सिखों के पास ऑल्टरनेटिव क्या था? एक तो नंबर वन आई वुड से कि इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ आई वुड से इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ नंबर, आई वुड से Sikh community was a very small community. It could not, I would say, it was unable to influence the Congress leadership to concede the legitimate constitutional demands. ये मुश्किल बात थी। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन एक ऑफर सिखों के पास पाकिस्तान की तरफ से भी था, मतलब मुस्लिम लीग कहूं अगर मैं शुरू में, मुस्लिम लीग इस बात की बड़ी कोशिश कर रही थी और कांग्रेस भी तो कर ही रही थी कि सिख उनका साथ दें। जब खींचतान चल रही थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, तो दोनों चाहते थे सिख उनका साथ दें। वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने बड़ा अच्छा इसमें मैंने कुछ काम किया है इसमें। इनफैक्ट 1940 में इन द एडिटोरियल पेजेस ऑफ द सिख न्यूज़पेपर, आप यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो कि एक स्टेटमेंट आती है सिख लीडरशिप की, वो के पंजाब की पार्टीशन होगी और जो सो कॉल्ड नेशनल सेकुलर लीडरशिप है, वो पंजाब को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और ना ही करना चाहती। वो चाहेगी कि किसी न किसी तरह जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग बिकेम वेरी पावरफुल आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ जो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, सर फजली हुसैन की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी वो सेकुलर पार्टी थी। उसमें जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, सभी की पार्टिसिपेशन। छोटू राम का आपने नाम सुना होगा, सर सुंदर सिंह मजीठिया का नाम सुना होगा, ये सारे मेंबर थे उनके। जी सर, छोटू राम और सब जी। हाँ जी 1940 आई थिंक 1942 और 40 में सर छोटू राम की जो डेथ हो जाती, उसके बाद जो यूनियनिस्ट पार्टी है और खास करके जो उस समय के जो मुस्लिम सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो सूफी सेंटर्स है, जिसकी मास फॉलोइंग है खास करके वेस्टर्न पंजाब में, ये सारी की सारी लीडरशिप जो है, इट बिकेम ए सपोर्टर ऑफ द मुस्लिम 1940। तो सिख जो जर्नलिस्ट है, उनकी परसेप्शन ये बनती थी कि अल्टीमेटली पंजाब जो कांग्रेस है, पंजाब को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। और उनकी ये 1946 में ये अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि ये कांग्रेस लीडरशिप चाहेगी कि किसी न किसी तरीके नाल वो जो मुस्लिम लीग है उसको अलग कर दिए, जो चाहते हैं, जो उनकी डिमांड्स है उसको कंसीड कर दिए। हाँ, वो मान ली जाए, पाकिस्तान दे दिया जाए। या राजा गोपालचारी का आपने बात सुना, वो मद्रास असेंबली में पहली बार उसने पास कर दिया कि जो लेजिस्लेटिव, जो अगर मुसलमान चाहते हैं पाकिस्तान तो बनना चाहिए जी। और ऐसी अंडरस्टैंडिंग दूसरे लीडर भी कर रहे हैं। तो वर्चुअली जो पार्टीशन पॉलिटिक्स है, उसकी डिमांड है खास करके जो पाकिस्तान की है। हाँ, 1944 था सर, राजगोपालाचारी ने जब इसे अपना फॉर्मूला पब्लिश किया है वो। इट
वाज कंसीडर्ड बाय द नेशनल लीडरशिप, वो कंसीड कर गए थे। उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशनल कितना उधर होगा, कितना इधर, जो टेरिटोरियल डिवीजन कितना होगा, वो तो फॉर्मेलिटी बाद में रहती है। क्रिप्स प्रपोजल आप, लेकिन सर एक सेकंड, इसी के बाद मास्टर तारा सिंह ने भी कहा फिर कि सिख भी एक अलग राष्ट्र होंगे। वो खालिस्तान की, ये खालिस्तान की डिमांड 1930 में आई थी। अच्छा, वो खालिस्तान अच्छा, इतनी डिमांड पुरानी जी, या पुरानी है। वो बोलते थे कि पंजाब की जो रीऑर्गेनाइजेशन करने चाहिए, जो बाउंड्रीज है ना, वो सेपरेशन नहीं चाहते थे। वो चाहते थे जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसकी बाउंड्री डिलिमिनेशन ऐसे की जाए कि जो आप पंजाब असेंबली है उसमें हिंदू और सिख जो ज्वाइंट हो गए वो होने चाहिए, और मुस्लिम लीग वुड बी अनएबल टू कैरी ऑन एनी एजेंडा। ये उनकी डिमांड रही है। यानी पंजाब की टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन ऐसे की जाए कि जिसमें जो मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी है, मुसलमानों की मेजॉरिटी है, वो असेंबली में रूथलेस नहीं होनी चाहिए। उसको अपोज करना जड़ा है, अपोज करने के लिए हिंदू और सिखों की जो एमएलए है उनका नंबर इतना हो चाहिए कि उनकी सहमति बगैर वो कुछ तो करना पाए। हाँ। इसको आजाद पंजाब भी कहा गया सर, हाँ, आजाद पंजाब ये ज्ञानी करतार सिंह और सब के। अच्छा, आजाद पंजाब में भी वो एक सेपरेट खालिस्तान नहीं है, वर्चुअली रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही। अच्छा, जब से जो पाकिस्तान की डिमांड आई तो सिख लीडरशिप ने भी ऐसा किया कि हमें आजाद पंजाब चाहिए, हमें खालिस्तान चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि दे डिमांडेड एंड दे सीरियसली डिमांड एंड दे हेल्ड ह्यूज I think gatherings comprising 40-50,000 in lakhs in Amritsar, in Lahore, के अगर जो पाकिस्तान बनना है तो हमारा खालिस्तान क्यों नहीं बनना चाहिए। सर केवल मैं एक बार टोक के पूछ रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, बस एक क्लैरिटी के लिए कि क्या खालिस्तान या आजाद पंजाब या हम जो कुछ कहें, क्या केवल शुरुआत में इसलिए इसकी मांग उठी क्योंकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग उठाई? मतलब सिखों ने कभी भी इसकी स्वतंत्र रूप से मांग नहीं की थी, बस ये चूंकि एक पॉलिटिकल मांग मुसलमानों की तरफ से आई और कांग्रेस भी उनको लगा कि उनका साथ नहीं देगी, तो इसलिए सिखों ने खालिस्तान या आजाद पंजाब की मांग की थी शुरू में। आई थिंक मेजॉरिटी जो सिख हिस्टोरियन उसका आर्गुमेंट है कि पाकिस्तान की डिमांड को काउंटर करने के लिए सिखों ने खालिस्तान की डिमांड की। जी। सो मेरा आर्गुमेंट ये बन रहा है कि ऑफ कोर्स सिख्स वर इन शेयर माइनॉरिटी, मगर unfortunately Sikh leadership could not establish and pursue its independent agenda. यानी कहीं पर भी accepting in 1946 that was too late, सिखों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट मोबिलाइज ही नहीं किया, कांग्रेस ने मोबिलाइज नहीं किया। मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान की डिमांड को अपोज करने के लिए नेशनल लीडरशिप ने कोई मोबिलाइजेशन की हो। अगर नेशनल लीडरशिप मोबिलाइज नहीं कर पा रही, अगर उसने नहीं किया तो सिख लीडरशिप क्या करे? ठीक है। सो माय आर्गुमेंट इज सिख लीडरशिप वाज लेट डाउन बाय द नेशनल लीडरशिप इन अपोजिंग। ये तो सर कैबिनेट मिशन से भी मिले थे, कैबिनेट मिशन से भी प्रतिनिधिमंडल सिखों का मिला, उन्होंने वहां भी अपनी बात रखी, पर कहीं कोई सुनवाई होती दिखती नहीं हिस्ट्री में उनकी। वो उसकी प्रॉब्लम थे, ये पूछते हैं कि आपको खालिस्तान कहाँ दे, क्योंकि अगर आपने बेस को पॉपुलेशन को मान लिया, पंजाब में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं थे यहाँ पर सिखों की मेजॉरिटी थी, एक्सेप्टिंग 2 तहसील। 2 तहसील है, एक तो शायद मुझे पर्टिकुलर नाम नहीं याद आता। पंजाब में अनडिवाइडेड पंजाब में 2 तहसील थी जिसमें सिखों की मेजॉरिटी। उन्होंने सर, मैं बताता हूँ, ज्ञानी करतार सिंह जो कह रहे थे उसमें ये कह रहे थे कि भाई इस सिख राज्य में मतलब आप मान लीजिए पूरा जालंधर और लाहौर की डिवीजनों के साथ हिसार, करनाल, अंबाला डिवीजन का शिमला जिला, मोंटगोमरी और लायलपुर जिले होंगे। नहीं, वो डिमांड तो थी, मगर सवाल ये था कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो मुसलमानों की है। वही हाँ, मतलब तब यही तो बात है कि मेजोरिटी तब भी मुसलमानों की बन रही है, आपको कैसे दे दें? वो जो ब्रिटिश लीडर्स है, जो ही ब्रिटिश लीडर्स वर सिंपैथेटिक टू द सिख डेस्टिनी, उनको भी लग रहा है कि हम क्या करें। वो बोलते हैं कि आपको खालिस्तान नहीं, वो वैसे भी सिंपैथेटिक इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि उनकी सेना में सिख बड़ी उसमें संख्या में भी थे। इनफैक्ट यूएस में, कनाडा में भी सिख जा चुके थे, वहां पर भी मेहनत कर रहे थे, और जितना मुझे अब याद आता है लंदन भी सिख पहुंच चुके थे और वहां भी कामकाज में हाथ बटाने लगे थे। एक मतलब ऐसी कम्युनिटी के तौर पर सिखों का सम्मान
बढ़ने लगा था, जो आज तो खैर दुनिया भर में है कि मेहनती लोग हैं और शांति से रहना चाहते हैं, और अगर जुट गए तो फिर जुट गए। मैं जो आप बोल रहे हैं, मैं आई थिंक मैं इसको ठीक समझता हूं। योर आर्गुमेंट इज करेक्ट कि ब्रिटिश वर सिंपैथेटिक largely because of the services rendered by the Sikh soldiers, उनका रोल है। जी। मगर एक आर्गुमेंट हमेशा याद रखना चाहिए, जो ब्रिटिश है जी they never wanted a united India। बिल्कुल उनका आर्गुमेंट ये था, अगर ये इंडिया यूनाइटेड रह गया, सूनर और लेटर इट मे रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है उसके इंटरेस्ट में है कि हिंदुस्तान की डिवीजन, पार्टीशन। डेफिनेटली सर, वो तो जब अब तो बहुत सारी थियरी हैं जिसमें ये भी है कि उस टाइम जो संयुक्त राष्ट्र संघ बढ़ रहा था उसके लिए एक बफर स्टेट के तौर पर वो पाकिस्तान का यूज कर पाए, और ये था कि भाई इतना बड़ा देश एक साथ रहेगा तो वैसे भी आगे चलकर 10 तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। और फिर ये भी था कि सोवियत संघ और बाकी लोग भी तो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान को फटाफट आजाद करें। तो मतलब एक अजीब सा माहौल था उसमें। अंग्रेजों को पता था कि तोड़ने में ज्यादा फायदा है, जोड़े रखकर जाने में कोई फायदा नहीं है, पर दिखाया इस तरह गया कि भाई टूटेगा तो देखिए शांति बनी रहेगी, और जुड़ा रहा तो यहाँ पे सिविल वॉर हो जाएगा। नहीं, मुझे लग रहा है सिविल वॉर तो बाद में भी हुई। मेरा आर्गुमेंट यही हुआ सर, और सबसे ज्यादा सिख मरे, मुसलमान मरे, हिंदू भी मरे ही लोग, आखिरकार लाखों लोग मरे। मिलियंस पीपल वर बुचर्ड। बिल्कुल। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई बचा उसमें? ये मुझे सब जिसकी ना सबसे बड़ी जो मुझे शुड आई से आई फील एम्बैरेस्ड कि हमारी जो उस टाइम की लीडरशिप है वो इसको फोर्स ही क्यों नहीं कर पाए। एक आर्गुमेंट मुझे लग रहा है कि दे वांटेड टू ग्रैब द पावर। उनको ये लग रहा था कि अगर ये मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग अनडिवाइडेड पंजाब में रहेगी, ये सरदर्दी बनेगी हमारे। ये सर्दी एक ही इलाज है, इनको दूर कर दे, इसको अलग कर दे, दूर करो, और जो हमारे क्राइसिस हैं, चाहे इकोनॉमिक हैं चाहे जो भी हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, फिर अब अपने आप इनको बाहर करो, पहले ये प्रॉब्लम हटाओ। बस मैं सहमत हूं। मैं आई थिंक अदरवाइज पर मेरा फोकस सर फिर से इस बात पर है कि सिखों का क्या हुआ। मेरा फोकस ज्यादा इस बात पर है कि सिख लीडरशिप जो उस वक्त ऐसा लग रहा है बिल्कुल मतलब बार बार बस आग्रह कर रही है, विनय की मुद्रा में खड़ी है, कोई उनकी सुन नहीं रहा। इनफैक्ट हम कुछ फोटोज देखते हैं जिनमें लॉर्ड माउंटबेटन बैठे हैं, नेहरू और जिन्ना भी बैठे हैं, और सिख भी बैठे हैं एक दो, लेकिन जब आखिर में रिजल्ट आता सिखों की सुनी गई ऐसा लगता नहीं। पंजाब में मतलब लाहौर और अमृतसर को सिस्टर कहा जाता था, दोनों शहरों को, और जिस तरह से बीच में से हटाया गया केवल इसलिए क्योंकि मुसलमानों ने कहा कि जी साहब उधर दे रहे तो इधर भी हमको दीजिए। देखो, मुझे ये लग रहा था कि देयर वर 3 बिग प्लेयर्स जो पार्टीशन पॉलिटिक्स के थे। मुस्लिम लीग है, ब्रिटिश और कांग्रेस, 3 प्लेयर हैं ये, यानी दोज हु डिसाइडेड द फेट ऑफ द कंट्री। उसमें जो सिख है वो यानी दे वर ऑन द रिसीविंग एंड। उनको वो क्या करें, इसीलिए यानी एक काफी लिटरेचर भी है इसमें, ये बिट्रेयल ऑफ द सिख्स। यानी देयर आर सेवरल पैम्फलेट्स एंड बुकलेट्स यानी इन द इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, इवन इन द आर्काइव्स। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि सिखों के साथ गद्दारी हुई है, बिट्रे किया गया जी। तो सर क्योंकि प्रॉब्लम है कि सिख जो अपने आप से कम्युनिटी इस पोजीशन में नहीं थी कि वो नेशनल डिस्कोर्स को चेंज कर सकती जी। They were unable to, they were not in a position to change the national discourse, which was largely led by Indian National Congress and the British and the Muslim League। वो 3 big players हैं, उसमें सिख क्या करें? उसमें सिख बहुत ज्यादा कंसिडर हुआ ही नहीं, किया नहीं गया। एक अब आगे मैं बढ़ूं सर, अगर 47 के बाद तो जो पार्टीशन हुआ और बहुत सारे सिख पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहां उनके साथ कभी भी अन्याय नहीं हो सकेगा, फिर वो पूरे हिंदुस्तान में फैले। और ये वो दौर था जब दिल्ली का चेहरा भी बदला, जब उत्तर भारत के कई इलाकों में, यहाँ तक कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी सिखों ने जाना शुरू किया, बसना शुरू किया, हरियाणा इनफैक्ट वो भी था। और यहाँ पर सिखों ने अपने व्यापार शुरू किए, नए तरह से अपनी जिंदगी स्टेब्लिश की, और लेकिन घाव थे उनके मन में। या वो जो आप धोखे की बात कह रहे हैं वो भी अंदर अंदर पनपता रहा, लेकिन अगर पनपता भी रहा तो भी खालिस्तान तो हमने बहुत बाद में सुना। बीच में तो कभी किसी ने नहीं कहा कि खालिस्तान चाहिए भाई, हमारे साथ धोखा हुआ, हमें तो अलग कर दो आप। या हुआ है? इनफैक्ट यू सी, अगर हम 47 के बाद जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखें और दूसरी जनरल
जनरल पॉलिटिक्स देखें, बाय एंड लार्ज जो सिख पॉपुलेशन है, इंक्लूडिंग हिंदू पॉपुलेशन, पंजाबीज आई वुड से, उनको ये लग रहा था कि अब जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं होना चाहिए। यानी जो डिस्कोर्स चल रहा है पंजाब, यानी 47 के बाद यही था कि इसमें कोई शक नहीं है कि सिखों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इफ नॉट बिट्रेयल एटलीस्ट जस्टिस नहीं हुआ, इंसाफ नहीं मिला, ये जस्टिस नहीं हुआ जी, जस्टिस, ये मुझे लग रहा है कि दिस द राइट वर्ड टू से दैट, कि सिखों के साथ जस्टिस। इनफैक्ट सर 1952 में पंजाब में कांग्रेस जीत कर आई, यही सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि सिखों ने सोचा अब जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो। अब कांग्रेस तो आगे, चीफ मिनिस्टर कौन बना? नॉन सिख। चीफ मिनिस्टर भीमसेन सच्चर साहब बने थे। सच्चर साहब बने जी। मुझे लग रहा था कि क्योंकि आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले, सपोज सिख मुस्लिम लीग कर आइडेंटिफाई कर ले, तो पंजाब का बॉर्डर, अपना इंडिया का बॉर्डर कहाँ होता? अच्छा, अगर सिखों ने उस वक्त मुस्लिम लीग चुन ली होती, हाँ, तो आपका जो बॉर्डर है, नेशनल बॉर्डर कहाँ होता, बताइए। फिर तो सर कौन जानता, ये दिल्ली से सटा हुआ होता एकदम पाकिस्तान, हरियाणा भी उधर होता, क्या मालूम। सो इनफैक्ट यही, अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स हम पढ़े ना सिखों का, जो उनको लेक्चर्स के, कि भाई देखिए, वी टुक ए ह्यूज रिस्क, अगर हम मुस्लिम लीग के साथ, यानी एक आप बहुत पहले आपने क्वेश्चन रेज किया था कि जिन्ना ट्राई टू प्रिवेल अपॉन द सिख लीडरशिप, कि हमारे पास आइए, हम जस्टिस करेंगे, तो सिख लीडर्स का क्वेश्चन है, लाहौर में मीटिंग हुई थी, 2-3 मीटिंग हुई, पहले तो सिख्स वर वेरी रिलक्टेंट, उन्हें लग रहा था कि ये ब्लैकमेल होगा, तो उनका आर्गुमेंट थे कि इफ यू आर आस्किंग फॉर पाकिस्तान, जो बेसिस पर आप पाकिस्तान का चाहते हैं, सिखस्तान खालिस्तान की डिमांड कंसीड करेंगे, सिखों को क्या मिलेगा? जी सर। इट वाज ए पॉइंटेड क्वेश्चन टू जिन्ना एंड द मुस्लिम लीडर्स। जिन्ना जी। तो मीटिंग कोलैप्स कर गई, फेल हो गई, इनको भी लग रहा था कि यानी ही वाज ट्राइंग टू बी फूल द सिख लीडर्स, कि मेरे पास, यानी वो चाहता था कि अगर सिख मेरे साथ मिल जाए तो फिर तो बॉर्डर तो वो अपने दिल्ली के पास ही जाएगा, मतलब पूरा पंजाब इधर ही आ जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं बची, बात ही नहीं बचेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि 47 के बाद मेरा एक और भी आर्गुमेंट है कि लुक एट पंजाब इकोनॉमी, जो डेवलप्ड अग्रेरियन सिस्टम था वो वेस्ट पंजाब में रह गया। यानी इफ यू लुक इनटू द नेटवर्क ऑफ द रेलवेज, इफ यू लुक इनटू द नेटवर्क ऑफ द मंडीज, रोड्स का देखे, ट्रेड का देखे, सभी नहरें पूरी, पर्टिकुलरली कैनाल सिस्टम, कैनाल कॉलोनी, नहरें सारी, हाँ पूरा कैनाल सिस्टम, जिस वजह से मतलब मैंने पढ़ा कि भगत सिंह का पूरा परिवार यहाँ से लायलपुर चला गया था, उस वक्त उसका नाम कुछ और था। लार्ज नंबर ऑफ, इनफैक्ट मतलब बहुत सारे सिख तो इधर, बिल्कुल उधर इसलिए गए थे क्योंकि कैनाल सिस्टम आ गया था, अब खेत मिल गए थे, ऑफर्स दिए थे अंग्रेजों ने कि आइए इसको हरा भरा कीजिए, और उसी के बाद तो वो आपने जो कहा वो कानून आया था, जिसकी वजह से फिर गुस्सा आया सिखों को कि हमने तो इसे हरा भरा किया और अब आप वो जमीनें छीन लेना चाहते हैं। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम यही है, ये प्रॉब्लम अभी भी आपको दिखाई देगी कि जो अगर आपको मुसलमानों की सोशल स्ट्रक्चर की समझ नहीं है तो आप कुछ नहीं बोल सकते। मुस्लिम कम्युनिटी बिफोर पार्टीशन, इवन आफ्टर दैट, वाज डोमिनेटेड बाय द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। मुस्लिम कम्युनिटी में जो आई वुड से कि जो पेजेंट्री है, स्मॉल पेजेंट्री, मिडिल क्लास, मिडिल पेजेंट्री, स्मॉल पेजेंट्री है, उसका नंबर बहुत कम। लार्जेस्ट नंबर आइदर जमींदार्स, जागीरदार्स और द मुजारास। अभी तक पाकिस्तान उससे मुक्त कहाँ हो पाया सर? वही नहीं मुक्त का पंजाब, इनफैक्ट वर्चुअली वो तो वेस्ट पंजाब इज द रूलर्स ऑफ द पाकिस्तान। एक्चुअली जुल्फिकार अली भुट्टो ने कोशिशें बहुत की, समाजवाद का नारा लगा, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया। आज भी वहां पर यही सब बड़ी समस्या है, और फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कम से कम कांग्रेस ने एक दौर पे ये जोर तो लगाया ही कि चलो जमींदारी खत्म करो, तो इंदिरा हो या उधर दक्षिण में भी काम हुआ हो। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा फर्क है जो आम लोगों को नहीं मालूम है कि जमींदारी का कितना बड़ा फर्क है। कि अभी भी आप यू लिसन द स्टोरीज अबाउट द बलूचिस्तान, बिल्कुल अभी तक, यानी टिल दिस डेट दे हैव नॉट आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स विद पाकिस्तान। उनको लग रहा है कि सबसे बेइंसाफी तो हमारे साथ हुई है। हिस्ट्री में पाकिस्तान तो सुना ही था, बलूचिस्तान हिस्ट्री में तो बलूचिस्तान नहीं है, ठीक है ना। तो
क्या हुआ कि इन 46-47 में जो प्रोपेगेंडा हुआ, प्रोपेगेंडा ये थे कि इन द अर्बन सेंटर्स ह्यूज ट्रेड सेंटर्स, जो हवेली वगैरह थी वो आइदर सिखों की हिंदुओं की थी। तो रूरल एरिया में बड़े बड़े जागीरदार थे। जागीरदारों ने, जो मुस्लिम जागीरदार थे, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि अगर यहाँ से हिंदू सिखों को बाहर निकाल दे तो जो इनका है आपको मिल जाएगा। इट वॉज ए पॉपुलर स्लोगन। सो मुस्लिम लीग प्लेड ए डर्टी रोल एंड started mobilizing the Muslim masses कि आप कोशिश करो इधरों हिंदू और सिखों को बाहर निकाल दो, जो इनके बिजनेस सेंटर है, जो भी कुछ इनका है, जो आपका हो जाएगा। वो कुछ नहीं मिला उनको बेचारों को। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर के आप पाकिस्तान की बात ना करें, यानी आफ्टर पोस्ट पार्टीशन ईस्ट पंजाब जो लार्जली हमारा जो नया पंजाब है, वो 1966 में पार्टीशन इसकी हरियाणा निकल गया, हिमाचल निकल गया, पहले तो एक ही पंजाब। लुक एट जो डेवलप्ड पंजाब वेस्ट पंजाब था, ईस्ट पंजाब जो डेजर्ट था इन टर्म्स ऑफ एग्रेरियन प्रोडक्शन, उसको लीड कर गया, मार्जिनलाइज कर। पाकिस्तान पंजाब वेंट डाउन इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। ईस्ट पंजाब which was barren by and large became the bowl of the India. Okay, बिल्कुल। This development, अच्छा एक बात हमारे याद कि मैं आम करके जो कुछ लीडर है वो मेरे बोलते कि आप तो असली सिख नहीं है। मेरा आर्गुमेंट है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो स्टेट की मदद से ही हो सका। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक वो स्वामीनाथन, यू माइट हैव रिसेंटली वो उसको याद कर रहे हैं भी, स्वामीनाथन कमेटी, स्वामीनाथन जो भी है। तो लोग यानी पंजाब ने इतनी डेवलपमेंट की कि उसने वेस्ट पंजाब को पीछे पछाड़ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, बिल्कुल। बदकिस्मती ये है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने सरप्लस कैपिटल जनरेट किया उसको एग्रेरियन इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस आज हम फेस कर रहे हैं। अगर पंजाब लीडरशिप इंक्लूडिंग कांग्रेस, अकाली, बीजेपी, अगर इफ दे वर वाइज एनफ, अगर वो एग्रेरियन सरप्लस कैपिटल को एग्रेरियन इंडस्ट्री में डेवलप कर देते तो आज का क्राइसिस जो लग रहा है वो नहीं होना चाहिए, कम से कम ओवरकम कर सकते थे क्राइसिस। सो पंजाब की इकोनॉमी का क्राइसिस ये है कि वी आर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रेरियन इकोनॉमी। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो सिर्फ एग्रेरियन इकोनॉमी पर आपको वो लीड कर सके, उस पर सस्टेन कर जाए। बिल्कुल सर, चूंकि पॉडकास्ट का बिल्कुल अब अंत है तो 2-3 सवाल मुझे पूछने हैं। एक तो ये छोटे में जवाब दीजिएगा कि इतने लोभ के बावजूद, इतने आश्वासनों के बावजूद क्यों सिखों ने मुस्लिम लीग की तरफ जाना नहीं चुना, बल्कि उन्होंने अल्टीमेटली कांग्रेस को चुना, या कह दूं कि भारत को चुना? एक तो मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द मुस्लिम लीग और जो मुस्लिम लीग का डिस्कोर्स था उसमें नॉन सिख की कोई प्लेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। चाहे वो हिंदू है चाहे वो सिख है, उनकी कोई स्पेस नहीं है। वो शेयर पॉलिटिक्स होगी स्टेटमेंट्स में इधर उधर। सो मुस्लिम लीग ने कोई नॉन सिख को स्पेस नहीं। ओके, सो सिख्स हैड नो अल्टरनेटिव बट टू फॉलो अपॉन कांग्रेस, और कुछ चारा नहीं, क्या करें। सो नो अल्टरनेटिव। सो मुझे ऐसा लगा। ठीक है। दूसरा, मैं मतलब ये भी सुनता था, मतलब खुशवंत सिंह ने भी लिखा ये भी कि सिखों ने अपने मतलब ये पाया, जब जिन्ना ने उन्हें बुलाया, बात की, सिखों ने कहा कि भाई हमें तो, आपने भी कहा पंजाब अलग से दे दीजिए, तो जिन्ना ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन बावजूद इसके सिखों को यही लगा कि उनके लिए पाकिस्तान में ज्यादा जगह बचेगी नहीं, हिंदुओं के साथ वो ज्यादा बेहतर रिलेशंस शेयर करते थे, और फिर कांग्रेस के लीडर्स की भी ज्यादा जो करीबियां थी वो सिखों से थी। मुस्लिम लीग में ऐसे लीडर्स बहुत कम थे जिनकी सिखों से वैसी करीबी रही है। और जो मैं सहमत हूं, यही लगता है जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये ठीक आर्गुमेंट है। मैंने पहले भी किया है कि मुस्लिम लीग का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें नॉन मुसलमानों की कोई स्पेस नहीं थी। तो ये बात तो हिंदू सिख लीडर्स समझा। जी, अब सर अलग देश तो बना नहीं सिखों का, लेकिन अलग राज्य की मांग जरूर उठी बाद में। ये मतलब इसके पीछे कौन थे, कैसे हुआ, थोड़ा इस पर बात, और फिर लास्ट में खालिस्तान हमने छुआ था, थोड़ी इस पर बात। 2 सवाल है मेरे। पहला, पंजाब कैसे बना, क्या हुआ था? एक तो मुझे लग रहा था कि जो पोस्ट पार्टीशन डिमार्केशन हुई पंजाब की जी 1966 में, उससे पहले वो पंजाबी सूबा जो मूवमेंट चलती है उसमें गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये थी कि जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया थे, फॉर एग्जांपल अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट, इवन
100/100 के अम्बाड़े का इधर जितना एरिया है वो पंजाबी स्पीकिंग एरिया थे। हिमाचल के कई ऐसे इलाके हैं जो पंजाबी स्पीकिंग है, तो जो डिमार्केशन की गई ना उसमें बेइंसाफी हो। अच्छा, उसके दो नहीं, एंगल भाषा हैं। के आधार पर राज्य बन रहे थे। मैं क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं जिनको नहीं मालूम, 66 जो आप कहते हैं, तो भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए जा रहे थे और उसमें कई नए राज्य बने और मांग ये हुई कि जो पंजाबी बोलते हैं उनका अपना एक अलग राज्य होना चाहिए। जी, अनफॉर्चुनेटली के कांग्रेस लीडरशिप डिड नॉट कंसीड, आई वुड से, लिबरल सेकुलर डिमांड। यानी वो एक पंजाबी स्पीकिंग प्रोविंस मांग रहे हैं, वो सेपरेट खालिस्तान तो मांग नहीं रहे थे। नहीं, ना सिख राज्य ना खालिस्तान, जी, जो पंजाबी बोलते हैं उनके लिए मांग रहे थे, बस वो ही मांग रहे थे ना, उसमें भी बेइंसाफी। जी हाँ। आई स्टिल रिमेम्बर एक दफा जो गुजराल थे प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर, वो पंजाब में आए, तो उन्होंने कुछ सिख इंटेलेक्चुअल्स को, पंजाब के इंटेलेक्चुअल को एड्रेस किया, तो ये क्वेश्चन उठा था कि वे पंजाबी स्पीकिंग सेवरल एरियाज है जो पंजाबी स्पीकिंग थे और पंजाब में नहीं, और पंजाब के बाहर हो गए, जो हिमाचल का, जो इधर हरियाणा का हो गया। उसका आर्गुमेंट था कि नेशनल लीडरशिप की परसेप्शन ये बन रही थी कि कोई ना कोई ऐसा एरिया होना चाहिए यहाँ पर सिख पॉपुलेशन की मेजॉरिटी हो। जी, तो अपनी वो कम से कम सरकार बना, उसको लगे कि हमारी सरकार, ठीक ना सर। एक मैं ऐसे टोक के पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं इस पर, लेकिन आप बता पाएंगे डर क्या था सिखों को कि देखिए पार्टीशन हो गया था, ठीक है, हरियाणा था, हिमाचल था, पंजाब सब मिला के था, लेकिन इसे शायद पंजाबी तो कहा जाता था तब, और इसमें ज्यादा बड़ी संख्या किनकी थी? डर क्या था सिखों को? क्यों मांग रहे थे वो कि उन्हें पंजाबी भाषा बोलने वाला अलग सूबा ही चाहिए? नहीं, कांग्रेस जो है वो तो 1932 में पहले रेजोल्यूशन पास कर रही थी। उस रेजोल्यूशन के दो पार्ट हैं। एक तो ये है कि अगर हम पावर में आ गए तो जितने भी प्रोविंस है इंडिया के उसकी रीडिमार्केशन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, 47 के बाद भी यही था कि भाई बाकी तो रीडिमार्केशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, पंजाब में नहीं हो रहा था। अच्छा, ये पुरानी मांग थी 47 से भी पहले, ठीक है। हाँ, तो देखिए ना, मुझे लग रहा है कि शायद जवाहरलाल नेहरू, ही वाज सेकुलर ऑफ कोर्स, मुझे लग रहा था उनके मन में शायद ये डर था कि जो कम्युनलिज्म पार्टीशन में हुआ शायद रिवाइव ना कर पाए। हाँ, बिल्कुल, ये हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि एक मिलूजुली भाषा बोलने वाली आबादी अपना बनी रहे, ठीक है, वरना अलग हो गए तो फिर हो सकता है आगे जाके अलग वो खालिस्तान भी मांग लें। मैं वैसे भी आर्गुमेंट, अगर पंजाब की डिमार्केशन ठीक होती तो खालिस्तान की डिमांड इमर्ज नहीं करनी थी। सिख्स कुड नेवर थिंक ऑफ डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट अगर यूनाइटेड होता। अच्छा, क्योंकि जो एमएलए की कॉम्पोजिशन है वो बदल जाएगी। सिख लार्ज नंबर में तो हो गए पर मेजॉरिटी में नहीं हो गए जी। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताऊं कि आप जो प्रेजेंट पंजाब है इसकी डेमोग्राफी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स निकलती। गुरदासपुर, पठानकोट, इट्स लार्जली डोमिनेटेड, लार्जेस्ट पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है जी। और सेंट्रल पंजाब जो जलंधर और कुछ एरिया नवा शहर है, इसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है दलित पॉपुलेशन, यानी लार्जेस्ट पॉपुलेशन दलितों का बड़ा, बिल्कुल। अच्छा, जी हाँ, जी। अगर आप मालवा इधर रीजन को चल जाए जो है उसमें इफ नॉट लार्जर बट वेरी सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ द हिंदूज, जो जलालाबाद एरिया वगैरह सारा कुछ है, ठीक है ना। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर पंजाबी स्पीकिंग, ठीक पंजाबी स्पीकिंग होता तो जो एक कह लिए कि वो सिख मिलिटेंसी और जहाँ उसको सिख टेररिज्म इमर्ज नहीं होना था, क्योंकि उसने वो जो पंजाब का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो अलग होना था। आप कहीं भी जाए जहाँ पर किसी एक कम्युनिटी की मेजॉरिटी होगी उसमें जो सेक्टेरियन एलिमेंट है उसका फायदा उठाएगा। यू लुक एट श्रीनगर एंड अदर्स। तो डेमोग्राफी यानी इफ यू चेंज द डेमोग्राफी यू चेंज द डिस्कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, सिंपल आर्गुमेंट। बिल्कुल। फाइनली कैसे बन पाया पंजाब सर? क्योंकि नेहरू ने मना कर दिया। हालांकि सन 64 में जब उनकी मृत्यु उससे ठीक पहले राजपुरा का एक भाषण है, जहां उन्होंने कहा था कि जो पंजाबी है पंजाब की बहुसंख्यक भाषा है
और सीएम कैरों को निर्देश भी दिए थे कि भाई कि पंजाब को एक भाषी राज्य घोषित किया जाए। हालांकि कैरों ने डावाडोल मामला रखा और हुआ नहीं क्योंकि उन पर अपने ढंग के आरोप थे। बट फाइनली पूछ रहा हूं मैं, कैसे बना फिर पंजाब? हमारी पीढ़ी को ज्यादा पता नहीं है, सब तो व्हाट्सएप के हवाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेशनल लीडरशिप जो बाय एंड लार्ज जो कांग्रेस लीडरशिप है, उसके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। अगर वो इसको रेजिस्ट करते तो फिर वहां एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट इमर्ज होने के चांसेस हो जाते। यानी इफ यू डोंट कंसीड द लेजिटिमेट सेकुलर डिमांड्स, तो उस एरिया में कुछ लोग ऐसे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम फ्रिंज एलिमेंट भी बोलते हैं या छोटा, वो प्रोमिनेंस लेंगे और वो सिरदर्दी बने। Okay. तो इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंसीड लेजिटिमेट डिमांड ऑफ पंजाबी स्पीकिंग एरिया प्रोविंस, एंड आई थिंक सेंट्रल लीडरशिप सॉ द ट्रूथ। इसको डिले करना पड़ा और अगर ऐसा नहीं होते तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते। क्योंकि अच्छा, और कमाल क्या है कि इंदिरा गांधी जब पीएम थी तब बना। शी वॉज वेरी स्मार्ट लेडी। आपको तो मालूम, मेरे से ज्यादा मालूम होगा। इंदिरा गांधी के जो राज है उसके दो फेजेस हैं। पहले फेज में शी ट्राई टू इफ नॉट पैट्रोनाइज एटलीस्ट एक शब्द बोल दो, पैम्पर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। इसीलिए पहले फेज में ये पॉलिटिक्स आपको नजर आएगी ना। वो शी वुड कंसीड एंड शी वुड बिल्ड अप द लिंक्स विद द मुस्लिम लीडरशिप, सिख लीडरशिप है, सारा कुछ करेगी कि हमारा वोट बैंक चलता रहे। उसके बाद उसने सोचा कि ये व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट द माइनॉरिटी कम्युनिटी, व्हाई डोंट आई पैम्पर मेजॉरिटी कम्युनिटी। जो प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, इनकी रूट्स वो कांग्रेस रूट में जाती है। ये बड़ा अच्छा आपने जो है दो रेखाएं खींची, आज की और इंदिरा गांधी के समय की। दोनों की जो राजनीतिक पसोपेश वाली स्थिति है वो कमोबेश एक ही जैसी है। नहीं, वो बीजेपी रूथलेसली एक्सप्लॉइट करती है। बीजेपी भी कोई नया काम तो किया नहीं है। जो सेक्टेरियन डिस्कोर्स कांग्रेस लीडरशिप ने दिया उसको वो रूथलेसली इम्प्लीमेंट कर रही है। और कांग्रेस सर कमाल देखिए, जब पढ़ रहा था तो जब कांग्रेस ने फैसला किया कि चलिए बना लेते हैं पंजाब, क्योंकि उसके पहले 2 युद्ध जो हुए उसमें सिखों की बड़ी संख्या थी जिसने भारतीय सेना में योगदान दिया और पैसा आया बड़ा भारी। और इससे मतलब लीडरशिप को संतुष्टि मिली इस बात को देखकर कि नहीं भाई, ये भारत के साथ खड़े हैं, राज्य मांग रहे हैं तो अंदर मांग रहे हैं और खड़े भारत के साथ ही हैं। तो उसके बाद मैं देख रहा था कि कांग्रेस ने जब ये मान लिया, क्योंकि कांग्रेस के खुद के कई बड़े नेता वाईबी चौहान और बाकी लोगों का कहना था, इनफैक्ट कामराज का भी, कि बना देना चाहिए, तो उसमें मैं देख रहा था कि भारतीय जनसंघ को छोड़कर सभी दलों ने स्वीकार कर लिया था। देखो ना आप, यानी इफ यू लुक इनटू 1962 वॉर जो है चाइना के साथ, द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय द सिक्स सोल्जर्स। 65 में जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई, 1971 में जो लड़ाई हुई, यानी सिक्स कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, मेजर रोल दे प्लेड, जबरदस्त। और मेरा ख्याल है सर कि इस तरह की जो ये मतलब ऐसे सिखों के, मतलब मुझे तो मुश्किल है ऐसा मानना कि कोई शक कर रहा होगा, लेकिन जो थोड़े बहुत शक रहे होंगे इन युद्धों से वो भी दूर हो गए। क्योंकि एक ऐसा वक्त ही था कि जब लगता था कि पता नहीं ये लोग अलग वो मांग रहे हैं राज्य या अलग देश, लेकिन इन 3 युद्धों ने बिल्कुल साफ करके रख दिया कि सिखों में खालिस्तान को लेकर कोई बहुत ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत उस वक्त तक नहीं थी। बस वो एक पंजाबी भाषी स्टेट मांग रहे थे, वो भी देश के अंदर। तो फाइनली उन्हें मिला। और I'm sorry to say it, Khalistan issue in present Punjab, in India, it's a dead issue. No Sikh organization stands for Khalistan. This demand is being raised by a very minority organization abroad. Unfortunately, I'm sorry to say it, जो खालिस्तान की डिमांड पन्नू वगैरह कर रहे हैं, वो तो 30-40 साल पहले भी कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले क्यों नहीं बॉदर किया, अब उनको क्यों याद आ रहा? यानी आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी टू से इट, खालिस्तान इशू इन पंजाब इज डेड एंड द सो कॉल्ड नेशनल लीडरशिप इज ट्राइंग टू रिवाइव इट जस्ट टू मलाइन इवन द मॉडर्न सिख लीडरशिप। ये क्या हो रहा है? यानी मुझे कई बार शर्म भी आती है, क्या हमारी लीडरशिप जो डेड इश्यूज को रिवाइव कर रहे हैं। यानी यू गो टू एनी विलेज ऑफ द पंजाब, नोबडी वुड सब्सक्राइब टू द डिमांड खालिस्तान।
एक्सेप्टिंग ए फ्यू बिल्कुल इंडिविजुअल, बिल्कुल। कुछ और इंडिविजुअल तो हो सकते जी, हैं और वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जो आप जो कह रहे हैं पॉलिटिक्स कर उसका मतलब जी मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ कि और अगर कोई खालिस्तान मांग भी रहा था हमेशा से ही, तो वो इक्के दुक्के लोग तो रहे ही हैं। या वो तो सभी जगह होते हैं, सभी जी कम्युनिटी में होते हैं। जी तो जी मुझे लग रहा है कि जो हमारा एक मैंने आर्टिकल अभी लिखा है, द रोल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, हो सकता है एक मैं हिस्टोरियोग्राफी यानी जो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी उस पर 2-3 पेज का नोट भी लिखा है, वो पंजाबी में है। आई विश टू सेंड टू सम न्यूज़पेपर इफ दे कुड पब्लिश इट। मुझे भाई साहब जी मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे यूपी है, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, दे आर लीस्ट about the so-called Khalistan, so-called जी मुस्लिम सेपरेटिस्ट, कोई तो अलग नहीं उनका, जी सर। यानी वो डिस्टेंस बना के ये रूलिंग पार्टीज जो है, जो हमारी कुछ ठीक है सर, पार्टीज है जो जानबूझ के जो उछाल। मैं समझ गया। बस एक बार समझने के लिए ये और पूछ रहा हूं, वो तो मैं समझ गया कि खालिस्तान को कभी भी उतना बड़ा सपोर्ट मिला ही नहीं, मिलता तो आज क्या जब इसको दबाया गया और खुद पंजाबियों ने, सिखों ने आगे बढ़कर इसमें सहयोग किया, और एक वक्त था जब पंजाब कश्मीर की तरह जलता था, और फिर एक वक्त आया जब पंजाब इतना प्रॉस्पर हुआ, इतना शांत हुआ कि पूरा देश पंजाब की तरफ देखने लगा, और अब उसके बाद कश्मीर की तरफ लोगों का ध्यान गया। मतलब हमारी जो पीढ़ी है, जब हमने आंखें खोली, होश संभाला, तो हम कश्मीर में सुनते थे मिलिटेंसी, पंजाब हमने कभी सुना ही नहीं, हमें याद ही नहीं। हमारे तक आते आते पंजाब एकदम शांत हो चुका था, और उसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा रोल पंजाबियों और सिखों का खुद का है, क्योंकि लोकल सपोर्ट ना हो तो ना तो आतंकवाद फैल सकता है और ना वो रुक सकता है बिना लोकल सपोर्ट के। अब मैं केवल इतना पूछ रहा हूं, जो मांग रहे हैं जी, मैं आपको हिस्टोरियन होने के उससे पूछ रहा हूँ जी। मेरा आई रोट वन बुक ऑन द सिख मिलिटेंसी इन पंजाब। मेरा आर्गुमेंट है, अच्छा, जिन वाह सर, नाम बताइए। सिख मिलिटेंसी इन पंजाब। अच्छा, यही नाम है जी सर जी। हाँ, तो मेरा मेरा भाई साहब, मेरा आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है। पार्टीशन के बाद जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट, वो ए फ्यू इंडिविजुअल, ब्रॉडली 99% सिख्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, दे डोंट स्टैंड फॉर एनी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेटिस्ट एजेंडा। वो नहीं चाहते, वो पीसफुल रोटी कमाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मगर कुछ पार्टीज, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जानबूझकर ये समस्या खड़ी कर रहे हैं। ठीक, क्या करे लोग, मैं क्या कर सकूं, आप क्या कर नहीं सकते? ठीक है मेरा, नहीं ठीक है, नहीं बिल्कुल, वो तो आम लोग तो, मैं जैसा पहले भी कह रहा था, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो या कुछ और रहा हो, आम लोग ज्यादातर तो इन गतिविधियों से अलग रहते हुए रोजी रोटी के झंझट में व्यस्त रहते हैं, और वो आज भी हैं। एक प्रश्न आखिरी है मेरा सर, मैं बस ये समझने के लिए पूछ रहा हूं कि जो खालिस्तान मांगते भी हैं, मांगते भी रहे हैं, और चूंकि आपने किताब भी लिखी मिलिटेंसी पर, वो कैसे स्टेट की बात कह रहे हैं? वो मतलब कैसा स्टेट होगा उनके ख्वाब में जो वो चाहते हैं कि बन आपको जाए? ना इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जी इफ यू लुक इनटू द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द सो कॉल्ड खालिस्तानी अब्रॉड, आइदर कनाडा और इंग्लैंड और पार्टली इन अमेरिका, उनको सवाल यही पूछा भाई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो तो खालिस्तान आपको देगी नहीं, आप कहाँ बनाएंगे पंजाब? जी लुक एट, मुझे तो शर्म आती इन लोगों पर। अब जो डिमांड कर रहे हैं ना, वो ईस्ट पंजाब की डिमांड कर रहे हैं, वो वेस्ट पंजाब में नहीं कर रहे हैं। इफ यू लुक इनटू द स्टेटमेंट्स ऑफ पाकिस्तान वाले की नहीं कर रहे पार्टी, है कि नहीं, उनको बोलो ना खालिस्तान का, हम ईस्ट पंजाब, जो इंडिया पंजाब, उसमें खालिस्तान चाहिए, वो वेस्ट पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब की पाकिस्तान वाले में नहीं चाहिए। यार मुझे शर्म आती है यार, कैसे लोग हैं। यू आर ट्राइंग टू बी फूल द पीपल। तो सर मेरा ख्याल है कि मतलब जैसे कोई भी एक धार्मिक राष्ट्र मांगा जाता है, वैसी ही मांग है, और जैसी हर कम्युनिटी में कुछ अतिरेकी लोग होते हैं, वही मांग भी रहे हैं। कोई भूल नहीं सकता है, ज्ञानी जैल सिंह हो, मनमोहन सिंह हो, बरनाला साहब हो, केपीएस गिल साहब हो, मोंटेक सिंह आलूवालिया हो, जनरल जे सिंह हो, अमृता शेरगिल हैं, प्रकाश सिंह बादल हैं, अमृता प्रीतम हैं, और इतने सारे लोग हैं जो पंजाब से आए, जिन्होंने नाम रोशन किया हर इंडस्ट्री में। और सिख, खासकर मैं सिख धर्म की आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिख हिस्ट्री पर हम बात कर रहे थे, उनका हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान के वर्तमान में बहुत बड़ा रोल है, और भविष्य में तो डेफिनेटली होगा। और आज सिख धर्म के लोगों को पूरी दुनिया जिस रेस्पेक्ट से देखती है, उससे हिंदुस्तान का सीना भी चौड़ा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली
कुछ भी कहिए लेकिन घर तो सिखों का हिंदुस्तान ही है। बिल्कुल। मैं ना आपको ना एक बायोग्राफी पंजाबी में छप रही है। एक लीडर है सरदूल सिंह कविशर, शायद आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, सरदूल जी सिंह कविशर, उस पर जो बायोग्राफी उसकी, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू कन्विंस द अकाली लीडरशिप दैट डोंट डिमांड पंजाबी सूबा। हिज आर्गुमेंट वाज कि सिखों को आप एक क्षेत्र में कन्फाइन मत कीजिए, दे आर वेरी मोबाइल पीपल, इनको जाने दीजिए, पंजाब से बाहर से जाएंगे तो तरक्की करेंगे। ये आर्गुमेंट 1960 में वो कर रहा है। मुझे वो नानक जी का किस्सा भी याद आ गया सर, नानक देव का, कि जिस गांव में उनका स्वागत नहीं हुआ था उन्होंने कहा बसे रहो, और जहां हुआ था उन्होंने कहा उजड़ जाओ। तो ये क्या है कि भाई अच्छे लोगों को तो उजड़ ही जाना चाहिए, जहां जाएंगे अच्छा ही फैलाएंगे, एक ही जगह की ओर है। You look at the contribution of Sikh community in यूपी, जो एरिया है डेवलप किया है एग्रीकल्चर का, डेफिनेटली उत्तराखंड में, वो कमाल का है। जंगल थे वहां पर। उत्तराखंड, बरेली, पीलीभीत और पूरा इलाका, शाहजहांपुर, पंजाबी बहुत बड़ी संख्या में है। और मध्य प्रदेश में भी, कहीं मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश बहुत सर। सो मुझे लग रहा है कि सिख्स आर हार्ड वर्किंग, पीस लविंग पीपल, एंड दे आर लिबरल, दे आर नॉट कम्युनल एट ऑल। सच में सर। और मुझे उम्मीद है कि हमने जो सिख हिस्ट्री पर 2 एपिसोड किए, पॉडकास्ट किए, एक पहले सिखों के 10 गुरु पर, मैं चाहूंगा वो भी लोग सुने, और ये जो उसके बाद का एरा रहा जिसमें सिखों ने अलग अलग चैलेंजेस फेस किए, और किसी भी ऐसी कम्युनिटी की तरह जो ईमानदार है, संघर्षशील है, और जो सॉल्यूशन ढूंढना चाहती है, वो उस तरह लड़ते रहे, भिड़ते रहे। मुझे लगता है इन दोनों पॉडकास्ट को सुनकर लोगों की समझ में आएगा कि एक सिख धर्म या या जो अनुयायी हैं सिख धर्म को मानने वाले, उन्होंने किस तरह की लड़ाई लड़ी है और वो किस तरह की समझ रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि ऐसा दौर है जिसमें लोग शायद कम पढ़ना चाहते हैं, और ये भी कि हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है। तो उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट लंबे तो रहे पर काफी कामयाब। आई थिंक यू शोड ह्यूज टॉलरेंस टू लिसन मी। हालांकि वो डिसजॉइंटेड है, मुझे मालूम है, क्योंकि अचानक ही मुझे आपसे बात करने का, क्योंकि आई कुड नॉट रिवाइव ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन माय टिप्स, है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे है। मुझे आई एम अवेयर। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही चाहते थे कि संक्षेप में सही, लेकिन सिख हिस्ट्री दर्ज हो जाए एटलीस्ट पॉडकास्ट में। 2 भाग हुए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगर संभव हो सके तो मुझे जो भी आपने तैयार किया मुझे भी भेज दे, मैं भी, इफ आई कुड लिसन एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज इट। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास। एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।